ओके, स्टार्ट करें। लास्ट क्लास कोई कंफ्यूजन जो हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट तक, वहां तक कोई डाउट किसी को? सब ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है, तो फिर से एक बार थोड़ा सा रैपिड रिवीजन मार देते हैं। हम लोग लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किए थे विजयनगर एम्पायर, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे थे, विजयनगर एम्पायर। और मैंने आपको बताया था कि साउथ इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत ये वो एम्पायर है जिस एम्पायर के बारे में चर्चाएं काफी आम रहती हैं और आज भी कभी कभी हम इसके बारे में सुनते रहते हैं, है ना। विजयनगर बहमनी दो एम्पायर इस समय में एग्जिस्टेंस में थे। बात हो रही है 14th सेंचुरी की, ठीक है, 14th सेंचुरी, मिड 14th सेंचुरी, 1336 अप्रॉक्स जो डेट है वो हम लोग ने मानी थी कि विजयनगर एम्पायर का उदय हुआ था, ठीक है। 1336 से लेकर 1565 तक हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि विजयनगर एम्पायर बहुत अच्छे से कार्यबंद होता रहा और विजयनगर एम्पायर ने 1565 तक कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के सबसे बड़े एम्परर या एम्पायर के तौर पर शासन किया होगा, ठीक है। बट फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि बहमनी एम्पायर वहां पे पैरेलल एक रूप में दिखाई देता है, जो हम लोग कब से बात करते हैं 1347 से, है ना। 1347 से बहमनी एम्पायर इसी के साथ में शुरू हुआ, अप्रोक्स लगभग सेम डेट है। अगर हम देखें तो 36 से 47 कोई ज्यादा समय नहीं होता। और हमने देखा गया था कि जब हरिहर और बुक्का नाम के दो लोगों ने या दो भाइयों ने जब विजयनगर एम्पायर की शुरुआत की थी, तो उसमें हरिहर के बाद में बुक्का जब आए थे तो बुक्का के ही समय में बहमनी एम्पायर ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया होगा, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग बहमनी एम्पायर और जो विजयनगर एम्पायर है इसके थोड़े बहुत कंपैरिजन की बात कर रहे थे, तो मैंने लास्ट में आपको एक चीज भी बताई थी कि ये पॉपुलर किस लिए होते हैं। एक पॉपुलर होता है कि कृष्णदेव राय या फिर इस तरीके के शासक है, तो लोग मान लेते हैं हिंदू सल्तनत, है ना। और उधर जब हम बहमनी एम्पायर पे जाए तो हम लोग देखते हैं फिरोज शाह बहमनी या महमूद शाह, इस तरीके के शासकों से हम उसको मुस्लिम एम्पायर मान लेते हैं। बट मैंने आपको एक कारण बताया था कि पॉलिटिकली इन दोनों में भेद तो जरूर था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये एक हिंदू एम्पायर है वो एक मुस्लिम एम्पायर है, इसलिए इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। हमने अभी तक जो बात कर ली थी विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत, वो बात कर ली थी देवराय प्रथम के समय काल तक, आई थिंक, है ना। तो देवराय प्रथम के समय काल तक हमने बात कर ली थी। उससे पहले हमने बहुत कुछ चर्चा की थी, ये भी चर्चा की थी कि विजयनगर एम्पायर का उद्भव हुआ ही क्यों, कारण क्या था उस समय में, कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ही तो था उस समय तुगलक वंश का शासक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्यों जरूरत पड़ गई हरिहर और बुक्का को कि उन्होंने एक सेपरेट एम्पायर को यहाँ पे पूरा का पूरा क्रिएट कर दिया। दो सेनापति नॉर्मल से कमांडर्स थे सिर्फ और सिर्फ, और इन दोनों ने मिलकर इतने बड़े एम्पायर को शुरू कर दिया, ठीक है। आज ठीक, तो बेसिकली देखिए जब भी हम विजयनगर एम्पायर की बात करते हैं तो विजयनगर एम्पायर को हम लोग टोटल मिला के 4 वंशों में डिवीजन करते थे, है ना। 4 वंश थे इसके अंदर। पहला संगम वंश बोला था हमने, दूसरा सुलूक वंश, तुलुक वंश और फिर अराबिडू वंश, यही तो था। इन 4 वंशों में हमने डिवीजन किया था। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कल कि सर संगम वंश तो एक 6ठी शताब्दी में भी रहा था और एक संगम वंश हम इस समय में भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है और उनके आर्किटेक्चर भी अलग अलग होते हैं या सेम ही है, इस तरीके के। तो उसका आंसर बेसिकली ये है कि जब हम 6ठी शताब्दी या उस समय की बात कर रहे हैं, वो संगम वंश नहीं है, संगम काल है ना, संगम काल है। और संगम काल की जब बात करते हैं तो वो चोला, चेरा, पांड्यास, ये सारी किंगडम्स हैं, जिन किंगडम्स को संगम वंश या वो संगम काल इसलिए बोला जाता था क्योंकि वहां पे बहुत सारे कवि ऐसे थे जो संगम या फिर कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हो आप कि एक मीटिंग्स किया करते थे, सब इकट्ठा बैठा करते थे और वहां के बारे में कुछ स्टोरीज लिखा करते थे। तो बेसिकली वो संगम काल है पूरा का पूरा, जब हम चोला, चेरा और पांड्यास की बात करते हैं, है ना। फिर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे तो ये विजयनगर काल है और विजयनगर काल के अंदर एक छोटा सा वंश है बस जिसको हम लोग संगम वंश बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। बट हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन उसके आगे ये ऐड था कि सर दोनों का आर्किटेक्चर सिमिलर दिखाई देता है, दोनों की जो बेसिकली अगर हम कला और कृति की बात करें वो लगभग सेम दिखाई देता है। उसके पीछे भी कारण है। वो कारण क्या है? क्योंकि दक्षिण के ही राजवंश है, पहली चीज तो ये है ना। दक्षिण का राजवंश विजयनगर एम्पायर भी है, दक्षिण का ही राजवंश कौन सा है? संगम काल, जो चोला, चेरा, पांड्यास पढ़ के आए हम लोग। तो हमें देखने को ये मिलता है कि जब आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर ऐसा ही तो होगा जैसा द्रविड़ शैली पॉपुलर थी, है ना। द्रविड़ शैली साउथ में पॉपुलर थी ना, तो द्रविड़ शैली के ही फॉर्म में या उस आर्किटेक्चर की फॉर्म में या कुछ उसी तरीके के तमाम आर्किटेक्चर वहां पे आपको दिखाई देंगे। जब हम आर्ट एंड कल्चर में बात करेंगे तब इसके डिटेल में बात करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो ये विजयनगर एम्पायर के बारे में हम लोग ने चर्चा की थी। फिर से एक बार मैप पे देख लीजिए इसकी लोकेशन। हम लोग विजयनगर एम्पायर को काउंट कर रहे हैं, ये इलाका है, इससे जस्ट थोड़ा ऊपर का इलाका है यहाँ का। अभी हम और मैप में देखेंगे तो अब यहाँ से बहमनी एम्पायर स्टार्ट हुआ था जब हम बहमनी पे आएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे बहमनी ने इतने सारे राज्यों को कैप्चर कर लिया था, उसकी बात करेंगे फिर, ठीक। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो सिटी की बात की थी हमने, हम्पी थी, ठीक है। विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट सिटी हम्पी, आज के समय में कर्नाटका। और वो पॉपुलर क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यहाँ पर जानी जाती है, यूनेस्को ने उसको वहां पे इस तरीके से रखा हुआ है। इसलिए हम्पी, क्योंकि हम्पी के अंदर कई सारे ऐसे आर्किटेक्चर और टेम्पल्स हैं जो पॉपुलर है। जैसे आपने हजारा टेम्पल का नाम सुना होगा, विरूपक्ष टेम्पल का नाम सुना होगा, लोटस महल का नाम सुना होगा। इस तरीके के कुछ आर्किटेक्चर्स हम्पी के अंतर्गत देखे जाते हैं और हम्पी में जानने को मिलते हैं। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं कि हम्पी के जो बेसिकली जितने भी आर्किटेक्चरल साइट्स हैं वो वहां की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, इवन पूरी सिटी को ही उसने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो वैसे मैंने बताया था कि आज के समय में अगर हम देखें तो सिर्फ हम्पी ही एक शहर बचा है पूरे विजयनगर एम्पायर में, जहां पे लगभग 20% मात्र फॉर्म में आर्किटेक्चर अब वहां का दिखाई देता है, वरना सब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता चला गया, ठीक है। तो उसके कई सारे कारण है, आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। हमने सोर्सेज वगैरह देखी थी कि कहां से हमें पता चला कि विजयनगर एम्पायर यहाँ पे आया, और उन सोर्सेज की बात की थी। तो पहले तो हमने साहित्यिक सोर्स, विदेशी खातों में हमने निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, इन तमाम लोगों की बातें की थी। ये समय समय पे आए और इन्होंने आके विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा और बताया, है ना। कौन कौन से शासक के काल में आए थे वो भी चर्चा कर लेंगे हम लोग। कई सारे शिलालेख मिले थे, उन शिलालेखों के अंतर्गत इसके बारे में चर्चा की गई थी, ठीक है। राजनीतिक इतिहास पे आए थे हम लोग और हमने संगम वंश के बारे में चर्चा करना शुरू करी थी। संगम वंश जो 1336 से लेके 1486 तक देखने को मिलता है, ठीक है। अब इस संगम वंश के अंदर हम लोगों ने कुछ बातें कर ली थी, जैसे हमने बात कर ली थी यहाँ पे हरिहर वन के बारे में, ठीक है। हरिहर वन, हरिहर फर्स्ट की जब हम लोग ने बात की थी तो ये बात हो रही है अप्रोक्स 1336 से लेकर और 1300 मैंने बताया था 46 के अप्रोक्स तक माना जाता है कि इन्होंने यहाँ पे शासन किया होगा, ठीक है। इसके बाद में कौन आए थे? बुक्का आए होंगे, ठीक है। बुक्का फर्स्ट या बुक्का राय के तौर पे भी इन्हें जाना जाता है, बुक्का राय प्रथम या बुक्का राय फर्स्ट के तौर पर। इन्होंने 1356 जो प्रमाणित तौर पर लिखा हुआ है, 1356 से लेकर 1377 तक शासन किया था। इसकी बात हम लोग ने वहां पे कर ली थी, ठीक है। और इसके बाद में हमने तीसरा शासक कौन सा बोला था बताइए? हाँ, देवराय फर्स्ट ही आ गए थे डायरेक्ट या और कोई आया था? देवराय फर्स्ट से पहले भी तो कोई आया था। किनके पुत्र? बुक्का फर्स्ट के पुत्र, क्या नाम था? हाँ, उनको हरिहर राय सेकंड के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, हरिहर राय सेकंड के नाम से उन्हें जाना जाता है। 1377 से लेकर 1404 तक शासन इन्हीं का रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए हमने इनके इतिहास के बारे में कुछ ज्यादा गंभीर चर्चा नहीं की थी, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने देखा था देवराय प्रथम आए, ठीक है। फिर हमने बात की थी देवराय फर्स्ट की, और देवराय फर्स्ट 1404 से लेके अप्रॉक्स अगर मैं इसकी डेट मानूं तो ये कम से कम 1426-26 के आसपास तक ये शासन करते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो देवराय प्रथम हमने बात की थी। देवराय प्रथम जो है वो पहले इंपॉर्टेंट जो है शासक है इस साम्राज्य काल के अंतर्गत, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं संगम वंश के, तो संगम वंश के एक इंपॉर्टेंट या सर्वप्रथम इंपॉर्टेंट शासक कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं देवराय प्रथम। और ये कहलाने के पीछे का कारण क्या है? वो कारण ये है क्योंकि जो कार्य इनके समय काल के अंतर्गत हुए उन कार्यों को लेकर आज भी चर्चाएं हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देवराय प्रथम जो थे बेसिकली इनके समय काल के अंतर्गत इन्होंने सबसे पहले साहित्य या लिटरेचर को थोड़ा बहुत पैट्रोनेज देना शुरू किया था, मतलब संरक्षण देना इन्होंने लिटरेचर को देना शुरू किया। और लिटरेचर में भी दो तरीके के लिटरेचर, एक कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ हम बात की कर रहे थे, रीजन ही है कन्नड़ तमिल तेलुगु वाला, ठीक है। और संस्कृत को भी बेसिकली वहां पे काफी ज्यादा माना जाता था। तो कन्नड़ और संस्कृत जैसी भाषाओं को इन्होंने यहाँ पे क्या दिया था? संरक्षण दिया था, ठीक है। बात करें अगर कन्नड़ लिटरेचर की, तो कन्नड़ लिटरेचर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मधुरा, ठीक है। ये पोएट है इस समय के, ठीक, क्या नाम है इनका? पोएट है। ध्यान रखने लायक बात यह है कि ये नॉर्मल पोएट नहीं है, ये एक जैन पोएट है। जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को मानते थे, और यहाँ पे इन्होंने कुछ जैन तीर्थंकारों के बारे में मेंशन किया है। टोटल जैन तीर्थंकार कितने हुए हैं हमारे यहाँ? 24 हुए। इन्होंने टोटल 15 जैन तीर्थंकारों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है।
धर्म पुराण नाम की एक किताब है, ठीक है। इस पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, इसलिए आपको फैक्चुअल बेसिस पे बता दे रहा हूँ। धर्म पुराण नाम की किताब है और कौन से धर्म से रिलेटेड होगी? जैन धर्म से रिलेटेड होगी, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? 15 तीर्थंकरों की कहानी या उनके बारे में वर्णन किया गया। किसके द्वारा किया गया? मधुरा के द्वारा किया गया। बात क्लियर है? तो ये देवराय प्रथम के समय में इन्होंने जो लिटरेचर लिया था वो कन्नड़ भाषा में था। कौन सी भाषा में था? कन्नड़ भाषा में। तो भाषा का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो हमें यहाँ से कई सारे फैक्ट एक साथ पता चले। हमने देखा कि लिटरेचर को यहाँ पे पैट्रोनेज दे रहे हैं देवराय प्रथम, ठीक है, उसको संरक्षण दे रहे हैं। देवराय प्रथम संरक्षण दे रहे हैं कौन से कवि को? जिसका नाम है मधुर, ठीक है। मधुर ने यहाँ पर जैन लिटरेचर को लिखा, जैन लिटरेचर की चर्चा करी, और वो जैन लिटरेचर कौन सी भाषा में लिखा गया? कन्नड़ में लिखा गया। और इस जैन लिटरेचर का नाम क्या है? धर्म पुराण करके इसका नाम है। और इसमें क्या कहानी लिखी है? 15 तीर्थंकर के बारे में वर्णन किया गया। क्लियर है यहां तक बात? तो ये देवराय प्रथम के बारे में एक कवि हैं जिन्होंने यहाँ पे इनके बारे में लिखा। सेम चले आते हैं संस्कृत को, फिर यहाँ पे किसने संभाला? संस्कृत को संभालने वाले इनके समय में थे श्रीनाथ, ठीक है। क्या नाम है? श्रीनाथ। श्रीनाथ इनके समय में थे जिन्होंने संस्कृत भाषा या संस्कृत के अंदर कई सारी बातें लिखी, ठीक है। और उन बातों के अंतर्गत इन्होंने वहां के टेम्पल आर्किटेक्चर, वहां के राजा के बारे में और तमाम प्रशासनिक चीजों के बारे में बहुत सारी बातें संस्कृत भाषा के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। दो तरीके के लोग, एक श्रीनाथ है और एक मधुर है, ठीक है। तो इन दोनों ने बेसिकली यहाँ पर एक लिटरेचर या साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया। और देवराय प्रथम ने जब इनके साहित्य को बढ़ावा दिया होगा तभी ये बढ़ावा दे पाए होंगे, ऐसी बात है, ठीक है। तो देवराय प्रथम अपने साहित्य के बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय जब इनके बाद में आएंगे, अभी हम उनकी भी बात करेंगे, इन दोनों के बीच में एक टेम्पल आता है जिसका नाम है हजारा टेम्पल, ठीक है। हजारा टेम्पल जो कि कर्नाटका में है, आज के समय में हम्पी सिटी में जाना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली बोला जाता है कि इसकी निर्माण की शुरुआत कराने के लिए जाना गया देवराय प्रथम को, बट इसका वास्तविक निर्माण किसने कराया था? निर्माता थे देवराय द्वितीय, ठीक है। देवराय द्वितीय ने इसको निर्माण कराया था और देवराय प्रथम के द्वारा इनिशिएट किया गया था। कुतुब मीनार याद है? याद है? कुतुबुद्दीन ऐबक भी याद होंगे और उसके बाद इल्तुतमिश भी याद होंगे, है ना। तो कुछ वैसी ही कहानी हमें हजारा टेम्पल में दिखाई देती है कि निर्माण की नींव रखने वाले में तो देवराय प्रथम का नाम आता है, लेकिन निर्माण करने में वास्तविक रूप से नाम अगर आएगा तो देवराय द्वितीय का आएगा। तो अगर मैं बात करूं कि लिटरेचर के अलावा इन्होंने आर्किटेक्चर को भी वहां के अच्छी तरीके से संभाला होगा, देखा होगा, तो ये कहना भी उचित होगा, ठीक है। तो यहाँ की वास्तुकला, यहाँ का साहित्य, ये देखने के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देवराय प्रथम की अगर बात करें तो देवराय प्रथम के समय में मैंने आपको बताया था इन्होंने एक बांध बनवाया था। कौन सी नदी पे बनवाया था? तुंगभद्रा रिवर, है ना। तुंगभद्रा रिवर की बात करी थी। तो तुंगभद्रा रिवर के ऊपर इन्होंने जो बांध बनवाया था, वो बांध बेसिकली बनवाया क्यों था? हमने कारण बताया था, इरिगेशन, है ना, सिंचाई वगैरह को बढ़ावा देने के लिए। तो सिंचाई को बढ़ावा देने का मतलब क्या हो गया? कृषि को मजबूत करना, वहां के एग्रीकल्चर को मजबूत करना, ये भी करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं देवराय प्रथम को आप सबसे इंपॉर्टेंट पहला शासक क्यों बोल रहे हैं, तो उसके पीछे के कारण आप शायद समझ आ रहे होंगे, है ना। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साहित्य को भी पूरी तरीके से यहाँ पे ये संरक्षण देते हुए दिखाई देते हैं, आर्किटेक्चर को मजबूत करने के लिए और बड़े आर्किटेक्चर क्रिएट करने के लिए भी जाने गए हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनके समय में कृषि या ऐसी तमाम प्रणाली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया होगा, ठीक है। और एक दो चीजें और हैं इंपॉर्टेंट इनके नाम में, जैसे इनका एक टाइटल था उत्तम, उत्तम करके ये जाने जाते थे। उत्तम इनका एक टाइटल था, उत्तम के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। उत्तम के नाम से जाने जाते थे। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो संगम वंश है, इस पूरे के पूरे काल में जो संगम वंश है, ये संगम वंश जो था वो शैवाइट्स था, ठीक है। शैवाइट्स मतलब शैव धर्म के अनुयायी लोग थे ये लोग, ठीक है। कौन से धर्म के? शैव धर्म के अनुयायी लोग थे। तो जो भी आपको टेम्पल्स, आर्किटेक्चर या जो भी बड़े बड़े यहाँ पे वास्तुकला के निर्माण दिखेंगे, वो किससे रिलेटेड दिखेंगे? लॉर्ड शिवा से रिलेटेड दिखाई देंगे। तो कभी भी ऐसा कुछ पूछा जाए तो इस चीज में आप ध्यान रखिएगा, उससे कनेक्शन बिठा के और टेम्पल्स बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लॉर्ड शिवा ही सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर में वहां रहे होंगे, लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट
आर्किटेक्चर वहां क्रिएट हुए होंगे तो किससे रिलेटेड हुए होंगे, लॉर्ड शिवा से रिलेटेड क्रिएट वहां पे हुए होंगे। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है। तो देवराय प्रथम की ये प्रॉपर तरीके से चीजें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो मैंने बोला संगम वंश में सबसे इंपॉर्टेंट शासक के तौर पर ये जाने जाते हैं। इनके बाद में आए थे देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय, देवराय सेकंड, और इनका कार्यकाल 26 से लेकर 1465 के अप्रोक्स जाना जाता है। ठीक है, 1426 से लेकर 1465 का समय काल है अप्रोक्स। और ये बोला जाता है कि पूरे विजयनगर एम्पायर में अगर हम देखें सबसे महानतम श्रेणी में 2-3 शासकों को रखो तो ये उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक तो कृष्णदेव राय, आगे केडीआर के तौर पर हम पढ़ेंगे, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, और एक है ये हमारे देवराय द्वितीय। तो ये कुछ टॉप 3 वहां के शासकों के अंतर्गत पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर में आते हैं और संगम वंश के सबसे बड़े शासक के तौर पर इनको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो संगम वंश के सबसे बड़े शासक कौन है, देवराय द्वितीय है। ठीक है, तो देवराय द्वितीय के बारे में ये चीजें लिख ली, ये सब नोट हो गया। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सारे फैक्ट्स को प्रीलिम्स के लिए बचा के रखिएगा, काम आएंगे वहां पे। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पे देवराय द्वितीय के बारे में। ठीक है, देवराय द्वितीय ये सब बता दिया था ना मैंने। ठीक है, ये सब चीजें बता दी थी। ठीक है भाई, देवराय द्वितीय को बोला गया कि सबसे बड़े शासक के तौर पर इनको जाना जाता है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत की टेरिटरी के अंतर्गत अभी तक जो विजयनगर एम्पायर को हम लोग इस पूरे एम्पायर के अंतर्गत देख रहे थे, यह एम्पायर सीमित एम्पायर के तौर पर दिखाई देता है। थोड़ा थोड़ा विजयनगर इस समय में क्या कर रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था, थोड़ा थोड़ा अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। नीचे ही जगह पड़ती है सिलोन, श्रीलंका में पड़ती है। ठीक है, जानते हैं हम लोग, तो सिलोन तक इन्होंने अपने एम्पायर को यहाँ पर बढ़ा के एस्टेब्लिश कर दिया था। कौन था वो शासक, देवराय द्वितीय। तो हम बोले अगर राजनीतिक तौर पर या पॉलिटिकल तौर पर इन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार देश के बाहर की सीमाओं तक कर दिया, इस वजह से एक इंपॉर्टेंट शासक ये भारत के अंदर कहलाते हैं। ठीक है, तो सिलोन के शासक तक से ये बेसिकली क्या करते थे, उनसे वहां पे सिलोन का भी, श्रीलंका के अलग शासक थे उस समय, लेकिन अपना पॉलिटिकल कंट्रोल इन्होंने सिलोन श्रीलंका तक पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से सिलोन या श्रीलंका के लोगों तक से, वहां के शासकों तक से ये उस समय में टैक्सेस लिया करते थे, कर लिया करते थे, वहां रहने का कर लिया करते थे कि अगर आप वहां पे रह रहे हो तो आपको कर राजा को देना पड़ेगा। तो सिलोन के शासकों को, शासक किसको कर देते थे, इस समय इनको कर दिया करते थे। ठीक है, बेसिकली इनके समय में जैसा मैंने बोला आपको कि कोई भी राजवंश भारत के अंतर्गत, चाहे वो विजयनगर हो चाहे बहमनी एम्पायर हो, उसको किसी धर्म के अंतर्गत नहीं रख सकते हम, है ना, ये बोला मैंने, शासक भले से सब हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने सबसे बड़ी सेना मुस्लिम तीरंदाजों की बनवाई थी अपने शासनकाल के अंतर्गत। ठीक है, देवराय द्वितीय के समय में मुस्लिम तीरंदाज इस समय में यहाँ पर सेना के तौर पर कार्यरत थे, सबसे ज्यादा संख्या में देखे जाते हैं। ठीक है, तो उससे इस बात को समझा जा सकता है। तीसरी चीज अगर हम लोग इनके बारे में बात करें तो देवराय द्वितीय ने यहाँ पे एक शासक था बहमनी का, फिरोज शाह। ठीक है, क्या नाम था, फिरोज शाह। ठीक है, बहमनी एम्पायर इस समय काफी ज्यादा तेजी से इस समय फैल रहा था। और अभी हम पीछे बात करके आए देवराय प्रथम की। देवराय प्रथम के समय काल के अंदर बहमनी शासकों ने यहाँ पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था विजयनगर एम्पायर के ऊपर थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और देवराय प्रथम को उस समय कई वॉर्स में हराया भी था बहमनी शासकों ने। ठीक, देवराय द्वितीय आए और इन्होंने इस समय के सबसे महत्वपूर्ण शासक जो बहमनी एम्पायर का था, फिरोज शाह था, इसको हरा दिया था। ठीक है, इसको हरा दिया था, जिसकी वजह से अगर हम बोले तो बहमनी एम्पायर से वापस से उन क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए देवराय द्वितीय जाने जाते। तो इन्होंने वापस से फिर से क्षेत्र को प्राप्त किया और फिर से अपने क्षेत्रों को और बढ़ाना शुरू किया। तो पॉलिटिकल तौर पर अगर मैं बात करूं तो चाहे सीमा के विस्तार की बात हो, चाहे अपने क्षेत्रों का अधिग्रहण करने की बात हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट शासक राजनीतिक तौर पर दिखाई देते। और भाई ये बात तो जग जाहिर है कि जो अपनी सीमाओं को सबसे ज्यादा विस्तारित करेगा वो सबसे महान शासक होगा, है ना। पिछले पूरे इतिहास में हमने अशोका को महान क्यों बोला,
इसलिए बोला ना साम्राज्य के विस्तार के तौर पर जिस तरीके से विस्तार किया था हमने, अकबर को महान क्यों बोला, कारण क्या था, साम्राज्य के विस्तार को जिस तरीके से उसने भी किया था। तो साम्राज्य के जो ज्यादा विस्तार करता है वो विस्तार के तौर पर एक महान शासक कहलाता है। इसलिए हम लोग देवराय द्वितीय को भी एक महान शासक के तौर पर देखते हैं। तो पॉलिटिकल लाइफ की अगर हम बात करें तो विस्तारवादी नीति भी अपना लेना और अपने क्षेत्र को छुड़ा लेना और उसके ऊपर कैप्चरिंग कर लेना, ये सारे के सारे कार्य इनके समय में देखे जाते हैं। ठीक है, फिरोज शाह ने मजबूरी में यहाँ पर जो है बेसिकली फिरोज शाह को जब हराया गया था तो जो क्षेत्र है बहमनी एम्पायर के कुछ विजयनगर एम्पायर को सौंप दिए थे। ठीक है, उसके बाद में देखिए इनके समय के साहित्य की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इनके समय के साहित्य की बात करें तो अभी पीछे आपने एक नाम देखा था श्रीनाथ। ठीक है, श्रीनाथ को देखा था। श्रीनाथ इनके समय काल के अंदर भी दिखाई देते हैं। श्रीनाथ आगे आए और इनके समय में, इस समय में श्रीनाथ को बोला जाता था कवियों का राजा। ठीक है, कवियों का राजा। कवियों का राजा बेसिकली इसलिए बोला जाता था क्योंकि एक तो जो थे काफी बड़े कवि थे इस समय, और इस समय के जितने भी कवि थे उन सारे कवियों को पूरी तरीके से अगर कोई ट्रेन करता था तो वो श्रीनाथ ही अपने दौर में किया करते थे। ठीक है, तो श्रीनाथ साहित्य को यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं और इनको जो पूरी तरीके से पैट्रोनेज देते हैं वो देवराय प्रथम भी देते हैं, देवराय द्वितीय भी देते हैं। ठीक है, तो ये साहित्य के तौर पर श्रीनाथ का नाम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है बार बार, इसको ध्यान रखिएगा। आर्किटेक्चर की अगर हम लोग बात करें, इनके समय की वास्तुकला की बात करें तो आर्किटेक्चर के तौर पर अभी हम हजारा टेम्पल देख रहे थे। ठीक है, हजारा टेम्पल को कंप्लीट कराना, उसका पूरी तरीके से निर्माण कराना, ये किसके द्वारा किया गया था, देवराय द्वितीय के द्वारा इसी समय में किया गया था हजारा टेम्पल। हजारा टेम्पल के अलावा आपने यहाँ पे एक और टेम्पल सुना होगा जिसका नाम था विरूपक्ष टेम्पल, नाम सुना? ठीक है, विरूपक्ष टेम्पल। ठीक है, विरूपक्ष टेम्पल वैसे तो पुराना है, ठीक है, निर्माण नहीं हुआ इस समय, विरूपक्ष टेम्पल इससे पहले था। विरूपक्ष टेम्पल को यहाँ पे इन्होंने रीइनोवेट या रिकंस्ट्रक्ट कराया था। ठीक है, रीइनोवेट या रिकंस्ट्रक्ट कराया था। तो जैसा हमने अभी पीछे देखा आर्किटेक्चर के तौर पर जैसा देवराय प्रथम ने करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही कुछ देवराय द्वितीय भी आर्किटेक्चर को यहाँ पे संभालते हुए दिखाई देते हैं और आर्किटेक्चर को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगली बात करें अगर हम लोग तो यहाँ पे मैंने आपको जब बताया था मैप के अंदर तो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बारे में बताया था, यही बताया था। ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा ये दो रिवर्स थी जिसको लेके बहुत बड़ा डिस्प्यूट हमेशा रहता था, चाहे वो बहमनी हो चाहे वो विजयनगर एम्पायर हो, इनमें यही तो रहता। ठीक है, और एक डिस्प्यूट मैंने बताया था आपको कोंकण तट को लेके भी था। ठीक है, कोंकण तट को लेके भी यहाँ पे एक बड़ा डिस्प्यूट था। कोंकण तट इस समय में बहमनी एम्पायर के कंट्रोल में हो गया था। और कोंकण तट क्यों इंपॉर्टेंट था? कोंकण तट इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर आप बात करें, ये वाला तट है कोंकण तट, अगर बात करें तो वेस्ट का जितना भी इलाके से ट्रेड होगा तो सब इधर ही से तो होगा, है ना, इस तट से होगा। और इसी तट से क्यों होगा? क्योंकि ऊपर वाले एरिया के अंदर यहाँ कौन रह रहा है? बहमनी रह रहा है। तो बहमनी क्या ऊपर से ट्रेड होने देंगे? नहीं होने देगा, तो उन्होंने ऊपर से ट्रेड का रास्ता पूरा रोक रखा था। ठीक है, तो इनके पास में ऑप्शन क्या बचा था? दक्षिण को ही मजबूत करके यहीं से सारे के सारे व्यवसाय और ट्रेड करना। तभी तो ये सिलोन तक पहुंचे, श्रीलंका तक पहुंचे, देखते हुए दिखाई देते हैं, श्रीलंका तक जाते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो इन्होंने वेस्ट के साथ में जितना भी ट्रेड किया, वेस्टर्न इलाकों के साथ में जितना भी ट्रेड किया, वो सब ट्रेड करने का माध्यम क्या था? कोंकण तट ही था। ठीक है, तो कोंकण तट के ऊपर बहमनियों का कंट्रोल हो गया था इस समय में, जब देवराय प्रथम का शासनकाल जब तक था। इन्होंने आकर कोंकण तट को वापस लिया। ठीक है, और कोंकण तट को वापस लेना ही इसलिए माना जाता है कि इस समय का सबसे बड़ा, इस समय में कह सकते उपलब्धि है इनके लिए, जो कोंकण तट को इन्होंने यहाँ पे आके वापस लिया था। कृष्णा तुंगभद्रा की तरह यहाँ पे कृष्णा गोदावरी का भी एक डेल्टा बनता है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी, गोदावरी भी इधर से निकलती है, गोदावरी का भी एक डेल्टा बनता है। गोदावरी रिवर के ऊपर कंट्रोल करने वाले शासक कौन है? देवराय द्वितीय। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए देवराय द्वितीय को जाना जाता है। और इन्होंने यहाँ पे आर्किटेक्चर, साहित्य की बात हो, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट की बात हो, या राजनीतिक तौर पर अपने क्षेत्र को मजबूत करने की बात हो, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इनका दिखाई दिखता है ना। तो इसलिए देवराय द्वितीय को इस समय का सबसे महानतम शासक माना गया है। ठीक है,
तो इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो जाने जाते हैं इसीलिए जाने जाते हैं। और अगर हम बात करें संगम वंश के महानतम शासकों में तो इनको यहाँ पे जाना जाता है। और इनकी मृत्यु के बाद में फिर ये शासन कमजोर होता चला गया। एक ग्रेट शासक के तौर पर जैसे ही इनका अंत हुआ उसके बाद में कमजोर शासन काल शुरू हुआ और 65 के बाद से 1465 के बाद से धीरे धीरे ये साम्राज्य डिक्लाइन होता चला गया। कब खत्म हो गया संगम वंश? 1486 में, ठीक है। 1486 में जब इसका समापन हुआ तो उस समय में यहाँ पे विरूपक्ष राय, ठीक है, जो इनके सेनापति थे और जो बेसिकली विरूपक्ष राय जो इस समय में थे उनके द्वारा यहाँ पे क्या करा गया। फिर उसके बाद में सलूब नरसिंह गद्दी पे बैठे और आके इन्होंने पूरा जो अगला साम्राज्य जिसको हम लोग क्या बोलेंगे सलूब राजवंश बोलेंगे वो आके स्थापित किया, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं अंतिम शासक संगम वंश के कौन होंगे तो विरूपक्ष राय होंगे, जिसको गद्दी से किसने उठा दिया? सलूब नरसिंह वन ने हटा दिया था। सलूब नरसिंह वन ने आके कौन से वंश की शुरुआत की होगी? सलूब राजवंश की शुरुआत की होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि भाई बताइए कि संगम वंश के अंतर्गत अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक कौन है? विरूपक्ष राय, ठीक है। और विरूपक्ष राय को गद्दी से किसने उतार दिया था? ये है सलूब नरसिंह वन ने उतार दिया था, ठीक है। और आके कौन से वंश की शुरुआत की होगी? सलूब राजवंश की शुरुआत की होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सलूब राजवंश यहाँ से शुरू होता है और सलूब राजवंश भी काफी ज्यादा पॉपुलर रहा, ठीक है। सलूब राजवंश की जब हम लोग बात करें तो सलूब राजवंश बेसिकली नरसिंह राय इसके सेकंड जो है इसके बाद में प्रथम का जो समयकाल था उसके बाद में द्वितीय का समयकाल जब शुरू हुआ तो नरसिंह राय द्वितीय यहाँ पे सलूब राजवंश के सबसे महानतम शासक रहे। इनके समयकाल में एक जो थे संत रहते थे जिनका नाम था अन्नमाचार्य, ठीक है। अन्नमाचार्य हमने पहले आपको एक बताया था कि जो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक करके एक शासक जाने जाते हैं हमारे इतिहास के अंदर, वो कौन है? बुक्का। बुक्का थे? बुक्का को बोला था वेद मार्ग प्रतिष्ठापक? जी हाँ, बुक्का को ही बोला था हमने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, जिनको चारों तरफ का स्वामी कहा जाता था, उत्तर का छोड़ के, है ना, पूरब का स्वामी, पश्चिम का स्वामी, दक्षिण का स्वामी, इन सारे सागरों का स्वामी। तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक के तौर पर उन्होंने वेदों को दक्षिण भारत में लाने का प्रयास किया था, है ना। तो यही अन्नमाचार्य हैं जिन्होंने पूरी तरीके से दक्षिण भारत के अंदर धार्मिक रूप से वेदों को यहाँ पर स्थापित किया। वरना वेदों के अंतर्गत हमने देखा था कि भारत में दक्षिण भारत के लोग वेदों के ऊपर या वेदों के ग्रंथों के ऊपर ज्यादा विश्वास या बिलीव नहीं करते हुए दिखाई देते थे, ठीक है। ऐसे कुछ लोग आए जिन्होंने आगे यहाँ पे किया। तो इस अवधि के दौरान इन्होंने ये किया था। नरसिंह राय सेकंड जो सलूब वंश के शासक थे, इनको महानतम शासक इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने भी दक्षिण भारत में वहां पे विस्तार किया जहां तक यहाँ पे अभी आपने देवराय द्वितीय के समय में विस्तार देखा है, ठीक है। तो उस पूरे के पूरे एरिया को कैप्चर करके इन्होंने रहा था, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद में नरसा नायक थे, इन्होंने अपने पुत्र वीर नरसिंह को सिंहासन पे बैठा दिया, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद में अगला शासक कौन बन गया? वीर नरसिंह बन गया, ठीक है। वीर नरसिंह को गद्दी के ऊपर बैठा दिया। वीर नरसिंह ने ही क्या करा, आगे चल के तुलुक वंश की शुरुआत कर दी, ठीक है। तो हमने देखा सुलूक वंश जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत खास नहीं है, सिर्फ एक शासक इनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखिएगा। और वो कौन है? नरसिंह राय द्वितीय या नरसिंह राय सेकंड। और इसकी शुरुआत करने वाले कौन है? नरसिंह राय प्रथम, ठीक है। नरसिंह राय प्रथम ने शुरुआत करी, नरसिंह राय द्वितीय सबसे महानतम शासक रहे। और अंत किसके समय में हो गया इनका? नरसिंह राय द्वितीय की मृत्यु के बाद में ही यहाँ पर वीर नरसिंह ने क्या करा? तुलुक राजवंश की शुरुआत यहाँ पे कर दी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट राजवंश, ठीक है। कौन सा राजवंश? तुलुक राजवंश अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट राजवंश है, क्योंकि इसी राजवंश में सदी के सबसे महानतम शासक यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है थोड़ा डिटेल में बात करने की, क्योंकि यहाँ पे नाम ही ऐसा आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कृष्णदेव राय, ठीक है। तो कृष्णदेव राय वीर नरसिंह जो थे जिन्होंने यहाँ पे शुरुआत की थी किसकी? बेसिकली तुलुक राजवंश की। और तुलुक राजवंश की इनकी मृत्यु के बाद में यहाँ पे कृष्णदेव राय ने यहाँ पर शासन संभाला होगा, ठीक है। इसके बारे में पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, पीछे चलते। अभी हमने यहाँ पे देखा एक नाम, वो नाम क्या था कि इनकी नरसिंह सेकंड की मृत्यु के बाद में नरसा नायक ने अपने पुत्र वीर नरसिंह को गद्दी पे बैठाया, ठीक है। यहाँ थोड़ी क्रोनोलॉजी समझिएगा।
क्योंकि आगे चल के आपको यही काम आएगी। ये जो नरसा नायक है, नरसा नायक के टोटल 3 पुत्र थे, ठीक है। नरसा नायक के टोटल 3 पुत्र थे। उन 3 पुत्रों में पहले पुत्र हैं इनके वीर नरसिंह, ठीक है। कौन है? वीर नरसिंह राय, जिनको बोला जाता था, ये पहले पुत्र हैं, ठीक। दूसरे पुत्र इनके थे केडीआर, जिसको अभी हमने नीचे देखा, कृष्णदेव राय, ठीक है। और तीसरे पुत्र थे इनके, इनका नाम था अच्युत्य राम राय, ठीक, अच्युत्य राम राय। ये 3 पुत्र इनके हैं, ठीक है, जिनमें सबसे बड़े पुत्र वीर नरसिंह, उसके बाद केडीआर और सबसे छोटे अच्युत्य राम राय। ये तीनों लोग ये आपस में भाई हैं। और किसके पुत्र हैं? ये नरसा नायक के पुत्र हैं, ठीक है। ये बात बस ध्यान रखिएगा। नरसा नायक कौन? जिनकी वजह से तुलुव राजवंश की शुरुआत हुई होगी, क्योंकि इन्होंने अपने ही बेटे को तो गद्दी पे बैठाला था जिसने तुलुव राजवंश की शुरुआत की होगी, ठीक है। तो नरसा नायक मेन नायक हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे तुलुव राजवंश की शुरुआत होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो तुलुव राजवंश की शुरुआत इनकी वजह से हुई। इन्होंने सबसे पहले अपने सबसे बड़े पुत्र वीर नरसिंह को गद्दी के ऊपर बैठाला। वीर नरसिंह गद्दी के ऊपर बैठे आके, और जब हम लोग तुलुव राजवंश की बात कर रहे हैं तो बताओ कौन सा टाइम होगा जब तुलुव राजवंश शुरू हुआ था? समय काल बताओ, तुलुव राजवंश का क्या है? 1506 से लेकर 1566, मतलब 65 ही मान लो, ठीक है, 65 ही मान लो, अप्रॉक्स 65 के आसपास है, ठीक है। तो 6 से लेकर 65 तक की बात है। 6 में जब यहाँ पे वीर नरसिंह गद्दी के ऊपर बैठे, तो वीर नरसिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कौन सी? कि देवराय द्वितीय के बाद में जैसा शासन चला है, पॉलिटिकल तौर पर शासन को कमजोर नहीं होने देना है, शासन किसी के हाथ में ना चला जाए, ठीक है, शासन कोई हमसे आके छीन ना ले। तो पॉलिटिकली उसको कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज इनके हाथों में था। तो वीर नरसिंह गद्दी को संभाल रहे थे, और इस संभालने के दौरान यहाँ पे क्या होता है कि 1509 के अंतर्गत क्या होता है कि 1509 में केरला में एक शासक था यहाँ पे जिसका नाम था उत्तामुड़, ठीक है। एक शासक था यहाँ पे जिसका नाम था उत्तामुड़। उत्तामुड़ नाम के शासक ने केरला को इंडिपेंडेंट करा दिया, स्वतंत्र करा लिया। स्वतंत्र कराने का मतलब समझते होंगे आप लोग, आपने पढ़ा है, पूरा मध्यकालीन भी कहीं ना कहीं पीछे पढ़ के आए हैं, और आपने आधुनिक भारत भी पढ़ लिया। तो आपने पता होगा कि किसी शासक, बड़े शासक के अंतर्गत जब कोई रिबेल कर देता है तो वहां पे वो अपने राज्य को स्वतंत्र करा लेता है। जैसे मराठों ने करा लिया, हैदराबाद ने करा लिया, है ना, हमने देखा था ना, कई सारे रीजन्स ऐसे थे जिन्होंने करा लिया। तो वैसे ही यहाँ पे केरला को यहाँ पे इंडिपेंडेंट करा लिया उत्तामुड़। जब इसको इंडिपेंडेंट कराए केरला को, तो ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग गया किसके ऊपर? वीर नरसिंह राय के ऊपर। और मैंने अभी बोला कि अपनी गद्दी को बचाने का प्रयास है। देवराय द्वितीय ने जो पूरा का पूरा साम्राज्य बनाया, वो साम्राज्य मिनिमाइज ना हो जाए, वो साम्राज्य कम ना हो जाए, उसको साम्राज्य को बनाए रखने के लिए, उसी साम्राज्य को संभालने के लिए वीर नरसिंह राय चल दिए कहां? केरला की तरफ। इन्होंने बोला उत्तामुड़ से, मुझे केरला को वापस लेना है, और केरला को वापस लेके मैं इस साम्राज्य का पार्ट वापस से बनाऊंगा, ठीक है। तो दक्षिण भारत का एक राज्य केरला का जो इलाका था वो उत्तामुड़ ने इंडिपेंडेंट करा लिया था, जिसको लेके 1509 के अंदर ये निकल गए। वीर नरसिंह ने अपने छोटे भाई कृष्णदेव राय को गद्दी पे बैठा दिया उतने समय के लिए, ठीक है। बोले मैं केरला जाता हूँ, उत्तामुड़ को हराता हूँ, और हराने के बाद में वापस से आऊंगा और गद्दी पे बैठ जाऊंगा। तब तक के लिए कौन वहां पे शासन संभालेगा? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को कोई पॉलिटिकल ज्ञान नहीं, किसी भी तरीके का कोई नॉलेज नहीं थी, ना वो कभी शासक बनना चाहते थे, ना उन्हें शासन में किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट था। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ठीक है, एक पोएट था, सिर्फ साहित्य करना जानते थे, साहित्यकार थे, कई सारी किताबें लिखी इन्होंने, उन किताबों का भी अभी वर्णन देखेंगे हम लोग। तो ये एक नॉर्मल व्यक्ति थे जो सिर्फ और सिर्फ अपने साहित्य पे फोकस करना चाहते थे। तो इन्हें शासन तो जो था वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हो मजबूरी में मिला था, है ना। तो मजबूरी में जब इनके बड़े भाई ने शासन छोड़ा तो इन्हें मजबूरी में उस गद्दी के ऊपर बैठना पड़ा, ठीक है। गद्दी के ऊपर बैठाने वाले तिम्मारुसु थे, ठीक है। तिम्मारुसु जो बेसिकली यहाँ पे इनके सेनापति थे या प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करते थे, उन्होंने ही वीर नरसिंह को सजेस्ट किया था कि आप कृष्णदेव राय को बैठा दीजिए, और कृष्णदेव राय इनकी वजह से गद्दी के ऊपर बैठे। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि किसने कृष्णदेव राय को गद्दी के ऊपर बैठाया था, ठीक है। तो यहाँ पे वीर नरसिंह नाम नहीं दिया गया था, वीर नरसिंह तो राजा थे, लेकिन जो प्रधानमंत्री थे, जो मेन सेनापति है, उनके द्वारा इनको गद्दी के ऊपर बैठाया गया था, ठीक है।
तो 1509 में जब ये गए केरला को जीतने के लिए, यहाँ पे वीर नरसिंह राय को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, मुत्तामुर के द्वारा क्या कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई और वीर नरसिंह राय वापस नहीं लौटे। ठीक है, अब ये जिम्मा पूरा का पूरा किसके हाथों आ जाएगा, कृष्णदेव राय, जो मजबूरी में शासन के ऊपर बैठे, जिनका शासन करने का कोई मन नहीं था, बट केरला के शासक के द्वारा उनके बड़े भाई की हत्या ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो गद्दी के ऊपर बैठे। और ये मजबूरी उनकी इस हद तक सफल हुई कि अगर उस समय में सबसे महानतम शासकों में किसी का नाम आता था तो वो नाम है कृष्णदेव राय का। कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के, चाहे चोला पकड़ लो, चेरा पकड़ लो, पांड्यास पकड़ लो, होयसाल पकड़ लो, है ना, चाहे आप किसी भी इलाके का कोई भी राजवंश दक्षिण में पकड़ लो, उन सब में सबसे बड़े अगर कोई शासक जाने जाते हैं तो वो है कृष्णदेव राय। ये वो शासक है जिनके समय में भारत के अंदर बाबर आया था। ठीक है, वही शासक है। बाबर ने ही अपनी किताब बाबरनामा में कृष्णदेव राय का वर्णन किया है और बोला कि मैंने कभी भारत के किसी भी योद्धा की जितनी भी स्टडी करी उसमें इनसे महान शासक देखा ही नहीं, है ना। तो कृष्णदेव राय को सबसे महानतम शासक उन्होंने अपनी किताब बाबरनामा के अंदर बताया हुआ है। जी, महाराणा सांगा का भी नाम है वहां पर, महाराणा सांगा का भी नाम लिया गया, बट सबसे महानतम शासकों में उन्होंने कृष्णदेव राय का नाम यहाँ पे लिया। ठीक है, कृष्णदेव राय को महानतम कहने के पीछे बहुत सारे कारण, अनगिनत कारण हैं, लेकिन उन कारणों में सबसे बड़ा कारण ये है कि जो केरला, जिसकी वजह से यहाँ पे इनके भाई की मृत्यु हुई थी, मारे गए थे, सबसे पहला अटैक यही करते जाके, और अटैक करने के बाद में केरला को इंडिपेंडेंट से वापस अपने सल्तनत में या एम्पायर के अंदर मिलाते हैं। अब दक्षिण भारत इतना बड़ा था कि बहमनी एम्पायर जो इनके लगातार पैरेलल में चला करता था, वो सोच भी नहीं सकता था कि कृष्णदेव राय से यहाँ पे बिल्कुल भी जरा भी बैरमोल ली जाए। ठीक है, इतना भी समय चला है 9 से लेकर 29 तक। इस पूरे काल के अंदर बहमनी लोगों ने प्रयास भी नहीं किए कि वो किसी भी तरीके से कृष्णदेव राय से लड़े। छोट-मोट हल्के फुल्के प्रयास जरूर हुए, बट उसमें हमेशा कृष्णदेव राय ही आगे आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, महानतम शासक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समय में पुर्तगालियों ने पूरे भारत के ऊपर अपना व्यापार पूरी तरीके से विस्तारित करके रखा था, है ना। और आपको पता है पुर्तगाली एंटर कहां से हुए थे, दक्षिण भारत से, है ना। दक्षिण भारत का वही इलाका, वहां से पुर्तगाली एंटर हुए, और जहां से एंटर हुए वो इलाका किसका लगता था, विजयनगर एम्पायर का लगता था, है ना। विजयनगर एम्पायर के उस इलाके से एंटर होने के बाद तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा व्यापारिक तौर पर सबसे बड़ा कंट्रोल अगर पुर्तगालियों का होगा तो दक्षिण भारत में ही होगा, है ना। तो ये वो समय है जिस समय में पुर्तगालियों ने यहाँ पर कृष्णदेव राय के सामने सारे हथियार डाल दिए थे और बोले थे आप जैसा बोलोगे हम उस तरीके से यहाँ पे व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे। पुर्तगालियों को अपने कंट्रोल में लिया। ठीक है, एक फैक्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि 1510 में यहाँ पे पुर्तगालियों ने गोवा कैप्चर कर लिया था। पढ़ते हो ना, जब हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे पुर्तगालियों की बात, है ना। तो गोवा की जब बात करते हैं, गोवा भी तो विजयनगर एम्पायर के बड़े से क्षेत्र का एक इलाका दिखाई देता है। तो क्या कृष्णदेव राय से गोवा छीन के ले गए थे वो? नहीं, यहाँ पे जो गोवा का इलाका था ये समय में था बहमनी लोगों के हाथों में। किसके हाथों में था? बहमनी के हाथों में था। कृष्णदेव राय ने मदद करी थी पुर्तगालियों की गोवा उनको दिलाने के लिए। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव राय से गोवा नहीं छीना गया, गोवा तो बहमनियों से छीना गया था, जिसकी मदद किसने करी थी? कृष्णदेव राय ने करी थी, जिससे उनको वापस से पुर्तगालियों को गोवा मिल गया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कैप्चर किया और उसकी कहानी रेस्ट आप लोग जानते हो कि कब तक वो लोग इस पे अपना साम्राज्य बनाए रहे। ठीक है, तो अगर हम लोग इनके बारे में और चर्चाएं करने की शुरू करें, बेसिकली देखिए इनके बीच में और अकबर के बीच में दोनों महानतम शासक के तौर पर जाने जाते हैं, बट जब भी कंपैरिजन किया जाता है ना, ओवरऑल जब कंपैरिजन किया जाएगा, अगर आप पॉलिटिकल एक्सपेंशन को छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपेंशन को छोड़ दो, तो सबसे बड़े शासक कृष्णदेव राय ही दिखाई देंगे आपको। ठीक है, सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपेंशन छोड़ दो। पॉलिटिकल एक्सपेंशन की बात इसलिए कर रहा हूं मैं, कुछ ही समय बाद इनके आ गए थे, इनकी 2 पीढ़ियों के बाद में आप देखोगे कि अकबर शासन करते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो जहां ये 29 के अंदर गए, वहीं आप देखोगे कि 1500 जब हमारा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था ना, 1561 की बात करते हैं हम लोग, है ना, अप्रोक्स। तो उस समय में देखते हैं कि वहां पे कौन दिखाई देता है? अकबर आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और अकबर का
साम्राज्य शुरू होता दिखाई देता है। तो इनका कंपैरिजन अकबर से बहुत ज्यादा होता था उस समय, ठीक है। तो जब अकबर से उस समय में इनका कंपैरिजन होता था तो अकबर के कंपैरिजन के समय में इनको बेसिकली जाना जाता था, ठीक है। सेकंड बैटल में 1556, ठीक है, 61 बोल गया मैं, ठीक है, 1761 याद रखियो, ठीक है, 1556। तो उस समय में इनका कंपैरिजन होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कृष्णदेव राय अगर अकबर से कंपैरिजन किया जाता है तो उनसे ज्यादा कुशल और उनसे ज्यादा पढ़े लिखे, क्योंकि अकबर तो पढ़ा लिखा नहीं था, है ना। तो ये कविताएं लिखते थे, साहित्य के मामले में बहुत ज्यादा उच्च थे, है ना, इसलिए इनको जाना जाता था। तो कंपैरिजन एक बार इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, पूछा गया था अकबर महान बोलोगे या फिर कृष्णदेव राय को महान बोलोगे, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है। इस इंटरव्यू के क्वेश्चन का आंसर आपको जो था, अकबर को बहुत महान भी नहीं बताना था और कृष्णदेव राय को भी बहुत महान नहीं बताना था, है ना। बैलेंस करना था आंसर को आपको। और जब बैलेंस करते तो आप यही बात बताते कि अकबर अपने पॉलिटिकल एक्सपेंशन में महान होता हुआ दिखाई देता है और अपने साम्राज्य को चलाते हुआ दिखाई देता है। बट दूसरी तरफ कृष्णदेव राय भी अपने जितने भी साम्राज्य के अंदर थे उसके एक्सपेंशन और उसको बटोर के रखने में भी महानतम दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें, अकबर अगर अपने नौरत्नों के लिए फेमस थे तो ये अपने अष्टदिग्गज के लिए फेमस थे, ठीक है। इनके समय में भी अष्टदिग्गज टोटल 8 कवि होते थे बड़े बड़े। तेनाली रामा नाम सुना आप लोगों ने, है ना। तमिल के क्या बोला जाता है उनको, मतलब साउथ के उनको बलवन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, साउथ का बलवन बोला जाता है बेसिकली उनको, ठीक। तो साउथ का बलवन क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनकी जो सोचने की क्षमता थी, जो जिस तरीके की जो भी चीजें किया करते थे वो कहीं ना कहीं बलवन के तौर पर उस समय में जैसे साम्राज्य में दिखाई देती थी। तो ऐसे बड़े बड़े पोइट अष्टदिग्गज इनके समय में दिखाई देते, तो उस बेसिस पे भी इनका कंपैरिजन किया जा सकता है। वैसे भी थे अकबर से थोड़ा सा आगे ये यहाँ पे आते हुए दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि साहित्य खुद लिखा करते थे, अपनी कविताएं खुद लिखते थे, बहुत सारी पुस्तकें खुद लिख दी। जैसे अमुक्त मलयालम करके एक किताब है, ठीक है, जैसे जिसके बारे में बेसिकली तमिल लिटरेचर बहुत ही ग्लोरीफाई हुआ, उसके बारे में लिखा गया, बहुत कुछ लिखा गया। तो इन्होंने उस समय में लिखा था, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चनों के आंसर तभी दे पाओगे जब ऐसे लोगों के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, है ना। अकबर के बारे में आप पढ़ चुके हो, कृष्णदेव राय के बारे में ये बेसिकली है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने कृष्णदेव राय के समय काल के अंदर अगर हम लोग देखें तो कृष्णदेव राय के समय में चाहे वो साहित्य का दौर हो, चाहे वो आर्किटेक्चर का दौर हो, चाहे वो कानून व्यवस्थाओं को संभालने का दौर हो और चाहे वो अर्थव्यवस्था को संभालने का दौर, हर चीज में ये नंबर 1 दिखाई देते हैं उस समय में, ठीक है। तो ये कानून व्यवस्था को लेके अपने, या फिर बेसिकली जो मैंने बोला ना कि पॉलिटिकल एक्सपेंशन करने का पुर्तगालियों ने भी प्रयास किया, पुर्तगाली भी उस समय कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सबको सीमित कर दिया वहां पे और रोकने का कार्य किया था, ठीक है। तो कृष्णदेव राय के बारे में हम लोग थोड़े और अगर फैक्ट्स की तरफ चले तो बेसिकली बीजापुर सल्तनत कर्नाटका, है ना, बात करते हैं हम लोग। आदिल शाही डायनेस्टी, उस समय में धीरे धीरे बहमनी के अलावा कुछ और डायनेस्टीज धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगी थी, है ना। तो उसमें एक आपको बीजापुर की आदिल शाही डायनेस्टी दिखेगी जिसको उन्होंने पूरी तरीके से हराया और हरा के यहाँ पे खत्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने 3 बहमनी राजकुमारों को भी यहाँ पे कंट्रोल में लिया और कंट्रोल में लेने के बाद में उनको फिर बाद में इंडिपेंडेंट कर दिया और इंडिपेंडेंट करके साम्राज्य उनको सौंप देने का भी कार्य किया। गुलबर्गा बेसिकली यहाँ पे इन्होंने वापस से प्राप्त किया कर्नाटका के अंतर्गत और गुलबर्गा को इन्होंने प्राप्त करके फिर से अपने साम्राज्य को कंप्लीट किया, ठीक है। पूर्वी अभियान की बात करें तो 1513 के अंतर्गत इनके बहुत सारे पूर्व के अभियान दिखाई देते। जैसे पूर्व के अंदर अभियान की बात करें तो उड़ीसा सबसे इंपॉर्टेंट अभियान था इनका, ठीक है। तो उड़ीसा के अंदर कौन से शासक थे, गजपति शासक, है ना। तो गजपति शासकों के ऊपर इन्होंने अपने अभियान चला के 1513 के अंदर यहाँ पे कंट्रोल किया, ठीक है। उदयगिरी वगैरह, ठीक है, उसके ऊपर भी इन्होंने यहाँ पे कंट्रोल किया और उदयगिरी वगैरह का जो फोर्ट है वो सब भी इनके कंट्रोल में आ चुका था, ठीक है। इसके बाद में बेसिकली जो है यहाँ पे आपको गजपति राजकुमारी देखेंगे, इनके साथ में इनकी शादी होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी नाम था उनका। अन्नपूर्णा देवी बेसिकली जो थी वो गजपति शासिका थी, उनसे इनका विवाह, ठीक है, होता हुआ दिखाई देगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा गया क्योंकि ये अनुयायी थी उस समय में जैन धर्म
की, जिस समय में कृष्णदेवराय से इनका विवाह होता है। और कृष्णदेवराय कौन से धर्म के अनुयायी थे? हिंदू धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो इस वजह से बस ये थोड़ा बहुत अलग होता हुआ दिखाई देता है। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे अगला अभियान इनका 1520 में रायचूर में दिखाई देता है। रायचूर याद है आप लोग को, बताया था मैंने कल। रायचूर कौन सी जगह? जो कृष्णा तुंगभद्रा दोआब पे पड़ती थी, है ना। कृष्णा तुंगभद्रा दोआब में रायचूर ही तो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसके लिए बहमनी और विजयनगर हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, तो ये बेसिकली विजयनगर एम्पायर में रायचूर को यहाँ पे कंट्रोल कर लेना सबसे ज्यादा इनका इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री का। तो यहाँ पे इन्होंने जिस व्यक्ति को हराया था वो था इस्माइल आदिल शाह। ठीक है, इस्माइल आदिल शाह को हराया। पुर्तगाल के गवर्नर थे इस समय अल्फांसो डी अल्बुकर। अगर आप लोग इस समय काल के अंदर जाओगे तो कृष्णदेवराय के साथ संधि करी, और संधि करने के बाद में यहाँ पे गोवा के ऊपर भी कब्जा दिलाया किसने? कृष्णदेवराय ने, जो कि हमने पहले बात की। ठीक है, इनके टाइटल की बात करें तो आंध्र भोज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आंध्र भोज का मतलब आंध्रा, आंध्रा का मतलब साउथ, दक्षिण, और दक्षिण के भोज, भोज का मतलब शासक, राजा। तो दक्षिण के राजा या दक्षिण के शासक के तौर पर इन्हें उपाधि मिली थी, जिसको ये आंध्र भोज के नाम से जानते थे। अष्टदिग्गज मैंने बता दिया इनके समय में 8 टोटल कवि थे। ठीक है, सारे कवियों का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सारे कवियों के एक एक नाम आपको पर याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट इस समय में तेनालीरामा थे। तेनालीरामा के समय में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो तेनालीरामा साहित्य के लिए भी जाने जाते थे, और अपने किस तरीके के यहाँ पे अभियान चलाने हैं, कैसे अभियान चलाने, उस सब में इनका मदद भी करते थे एक सेनापति के तौर पर। ठीक है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट नाम उनका है। ठीक है, इनके बेटे की मृत्यु हो गई थी इस समय, जिसको ये सिंहासन के ऊपर बैठाना चाहते थे। ठीक है, और उसी के कहीं ना कहीं गम में, या कह सकते हो उसी पूरे के पूरे कष्ट में, पीड़ा, और उस पीड़ा की वजह से इनका 1529 में निधन हो गया। ठीक है, और निधन होने के बाद में फिर इनके छोटे भाई अब कौन आएंगे? अच्युत देवराय। और अच्युत देवराय को यहाँ पे शासन दिया गया, फिर शासन दिया गया, उनको गद्दी के ऊपर बैठाया गया। अच्युत देवराय का समयकाल बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं है, बस वो आए और कृष्ण देवराय के ही समयकाल को आगे सींचते रहे सिर्फ और सिर्फ, है ना। और इनसे गद्दी जो है वो आगे चल के किसने ले ली? सदाशिव राय ने ले ली। ठीक है, सदाशिव राय इस समय सिंहासन के ऊपर बैठे तो जरूर थे, लेकिन सदाशिव राय यहाँ पे सिंहासन पे सिर्फ नाम मात्र के शासक के तौर पे बैठे थे। ठीक है, क्योंकि सदाशिव राय जो थे उस समय में बहुत ज्यादा एज नहीं थी इनकी, छोटी उम्र के बालक थे जो गद्दी पे बैठे थे। इनको पूरा कंट्रोल जो करते थे वो राम राय किया करते थे। ठीक है, कौन करते थे? राम राय किया करते थे। राम राय इनको कंट्रोल करते थे। राम राय इनको इतना कंट्रोल करते थे कि राम राय ही तमाम लड़ाइयों में, तमाम युद्ध में किसकी तरफ से जाते थे? सदाशिव राय की तरफ से जाया करते थे। सदाशिव राय सिर्फ नाम मात्र के शासक के तौर पर बैठे थे। इनके बाद में कौन आ गए? इनके बाद में आ गए आपके राम राय। ये समय काल है जहां से बदल जाएगा पूरा का पूरा सिनेरियो विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, क्योंकि इसी समय में यहाँ पे बहमन राज्य जो लगातार हार रहे थे, किससे? विजयनगर एम्पायर से। जैसे हमने देखा कृष्णदेवराय, उससे पहले देवराय सेकंड, ऐसे तमाम बड़े बड़े शासक इनको आगे रुकने नहीं दे रहे थे। तो इन्होंने क्या करा? एक संगठन बना लिया। ठीक है, और वो संगठन किस किस का था? इसी में बहमनी अंपायर में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के संयुक्त लोगों ने मिला के एक संगठन बनाया, और उस संगठन ने मिलकर हमला किसके ऊपर कर दिया? विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर किसके हाथों में? सदाशिव राय के हाथों में। लेकिन पूरा लीड कौन कर रहा था? राम राय। तो ये लड़ाई किसके बीच में हुई? बहमनी एम्पायर वर्सेस राम राय के बीच में हुई। सदाशिव राय शासक जरूर है, लेकिन लड़ कौन रहा है? राम राय लड़ रहा है। ठीक है, तो राम राय को 1565 में इस समय तालीकोटा की लड़ाई हुई, तलाईकोटा की लड़ाई कह लीजिए, राक्षसी तमड़ी की लड़ाई कह लीजिए, इस सब के नाम से ये जानी जाती है। 1565 में बहमनी एम्पायर ने इस पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर को समाप्त कर दिया, हरा दिया, और विजयनगर एम्पायर यहाँ से कोलैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमने बोला था कि 3 राजवंशी इंपॉर्टेंट है विजयनगर एम्पायर के अंदर, जिस समय में पूरा साम्राज्य चला है, जिसमें हमने संगम वंश देखा, हमने सुलूप वंश देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट तुलूप वंश देखा।
देखा, है ना। इन तीनों वंशों के बाद में कमजोर शासकों की वजह से क्या हुआ, सदाशिव राय जैसे शासक जो कहीं ना कहीं उम्र में भी कम थे और राम राय जितना संभाल पाए संभालने का प्रयास किया, उसके बाद में ये साम्राज्य यहाँ पे कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया। हम ये नहीं कहेंगे पूर्णतः समाप्त हो गया, पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ, लेकिन इसको बहुत ही ज्यादा सीमित कर दिया गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नागार्जुन कोंडा नाम की एक जगह है साउथ के अंदर, है ना, जो बेसिकली कर्नाटका के इलाके के अंदर हम लोग देखते हैं, वहां पे पड़ती है, आंध्र कर्नाटका के बाउंड्री के ऊपर है। तो उस एरिया के अंदर सिर्फ सीमित करके यहाँ पे विजयनगर एम्पायर को रोक दिया गया। और इसके बाद में यहाँ से जो नया राजवंश शुरू हुआ, उसी राजवंश को हम लोग क्या कहते हैं, अराविडु वंश कहते हैं। इसके बाद में 100 साल तक अराविडु वंश, लगभग 100 साल, 1647 में समाप्त हो गया ना पूरी तरीके से। 1647 में किसने आके कंट्रोल कर लिया था विजयनगर एम्पायर को पूरा? कल बात कर रहे थे हम लोग, कौन सा मुगल शासक था? शाहजहां, ठीक है, शाहजहां तो था उस समय। शाहजहां ने आके वापस पूरे विजयनगर एम्पायर को अपने कंट्रोल क्षेत्र में ले लिया। और ये अच्युत्य जो देव राय हैं, इनके बाद में सदाशिव राय के बाद से ये पूरा का पूरा शासनकाल समाप्त होता चला गया। और शासनकाल अगर हम कहें राम राय के समय में समाप्त हो गया होगा तो कहना उचित होगा। राम राय की मृत्यु नहीं हुई है इस समय, ये मत समझिएगा राम राय की मृत्यु हो गई है। राम राय इसके बाद में भी गद्दी के ऊपर बैठे, ठीक है। और आप लोग देखिए अगला शासनकाल शुरू हो रहा है अराविडु वंश, कौन से सन से शुरू हो रहा है? 1568 ही होगा, देख लो एक बार, ठीक है। 1568 के आसपास शुरू हो रहा होगा, ठीक है। तो अराविडु वंश वहां से शुरू हो गया। अराविडु वंश वहां से राजवंश शुरू हुआ और अराविडु राजवंश को बेसिकली यहाँ पे शुरू करने का जो क्रेडिट जाता है, वो क्रेडिट जाता है बेसिकली यहाँ पे थिरुमाला, जो बेसिकली यहाँ पे जाने जाते हैं, इनको जाता है, ठीक है। थिरुमाला अगर हम बात करें राम राय के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट नाम इन्हीं का आता है। थिरुमाला ही वो व्यक्ति है जिन्होंने राम राय को गद्दी पे बिठाया था। किसको बिठाया था? राम राय को गद्दी पे बिठाया था। और इन्होंने आके अब राम राय से गद्दी अपने हाथों में ले ली और यहाँ पे अगले शासक के तौर पर बन गए। अब इस समय में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेंकटद्वितीय हैं, वेंकटद्वितीय अराविडु वंश में इंपॉर्टेंट शासक है, बट ये वंश सिर्फ नाम के तौर पर शासन करता रहा। इसका किसी भी तरीके का योगदान आपको दिखाई नहीं देगा इस इतिहास में। क्यों? जैसे आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के समय में अकबर सेकंड के बाद से वो नाम मात्र के मुगल शासक बचे, है ना। तो अकबर सेकंड के बाद में सिर्फ और सिर्फ सब पेंशन पे आ गए थे ना, पेंशन लिया करते थे मुगल अंग्रेजों से। तो वैसा ही कुछ शासनकाल इनका होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में वेंकट सेकंड थोड़े इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि अकबर के भी समकालीन थे। अकबर के समकालीन होने के नाते इनको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट शासक के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। अंतिम शासक के तौर पर याद रखिएगा श्रीरंगा थर्ड। कौन है? श्रीरंगा थर्ड। अकबर सेकंड के बाद में अगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शासक को याद रखना है आपको तो वो श्रीरंगा थर्ड को याद रखिएगा। श्रीरंगा थर्ड अंतिम शासक है किसके? विजयनगर एम्पायर के बोल लीजिए या फिर अराविडु वंश के बोल लीजिए। अराविडु वंश के अंतिम शासक भी कौन है? श्रीरंगा थर्ड। और अगर हम ओवरऑल बात करें विजयनगर एम्पायर के तब भी कौन है? यही, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी समय में एक लड़ाई हुई थी जिसको हम लोग वंदावाशी की लड़ाई कहते हैं, ठीक है। एक वांडीवश की लड़ाई है और ये वंडावाशी की लड़ाई है, दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। वंडावाशी की लड़ाई के अंतर्गत क्या हुआ था? गोलकुंडा के मीर जुमला जो थे उन्होंने श्रीलंका को पराजित कर दिया और यहाँ पे अपना क्या करा था? साम्राज्य मेहमनी एम्पायर को और स्थापित किया। इसी समय में तुरंत शाहजहां आया। शाहजहां को लगा विजयनगर एम्पायर खाली है, क्यों ना इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए। और शाहजहां यहाँ से विजयनगर एम्पायर के क्षेत्र को कंट्रोल कर लेता है और यहीं से किसका अंत हो जाता है? पूरे विजयनगर एम्पायर का, ठीक है। तो इतना बड़ा जो विजयनगर एम्पायर पॉलिटिकल हिस्ट्री के तौर पर इंपॉर्टेंट है, उसका अंत इस लड़ाई से होता है। लड़ाई याद रखिएगा, वंडावाशी की लड़ाई। एक अंत हमने होता हुआ देखा है 1565 की तालीकोटा की लड़ाई के अंदर, बट वो अंतिम अंत नहीं है, ठीक है। लास्ट में अगर देखा जाए तो वंडावाशी की लड़ाई इस समय में हुई है जिसमें इनका फाइनल तौर पर एंड माना जाता है, ठीक है। तो ये विजयनगर एम्पायर प्रॉपर तरीके से है। इसके अंदर जितना भी हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करी है, इस पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर आपको कुछ याद रखना है बहुत अच्छे से तो दो शासकों को याद रखिएगा, देवराय द्वितीय को और कृष्णदेव राय को। इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन नहीं बनते विजयनगर एम्पायर में से। अभी आगे मैं आपको कुछ एमसीक्यूज भी करा दूंगा इसके,
छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, वन लाइनर टाइप के, वो आप लोग कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो उन दो शासकों से बनते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन अगर पूछेगा विजयनगर एम्पायर से तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेगा आपसे कि भाई ये बताइए कि पहले केडीआर आए या पहले देवराय सेकंड आए। तो आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि कौन सा शासक पहले आ रहा है, कौन सा बाद। पूछ लिया जाएगा आपसे कि थिरुमाला पहले आए या फिर श्रीरंगा थर्ड पहले आए, तो आपको यहाँ क्रोनोलॉजी याद रखनी है, ठीक है। तो जितने भी शासक आपने पढ़े लाइन बाय लाइन उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जरूर एक रफ पेज पे या एक फेयर पेज पे अलग से मेंशन कर लीजिएगा, है ना। संगम वंश इसके ये शासक, ठीक, सुलूक वंश इसके ये शासक, तुलुक वंश इसके ये शासक और अराविदु वंश इसके ये शासक, तो सबकी क्रोनोलॉजी मिल जाएगी, है ना। तो सबकी क्रोनोलॉजी अगर आपको पता चल जाएगी तो अगला क्वेश्चन अगर विजयनगर से बनेगा तो यही बनेगा, ठीक है। बचे बचाए क्वेश्चन जहां से बनेंगे वो भी बता दे रहा हूं मैं। जैसे आ गया प्रशासन, ठीक है, इसका प्रशासन अगर बचा क्वेश्चन तो यहां से आ जाएगा, बहुत ज्यादा आएगा तो। अब जैसे प्रशासन की बात करें, अब प्रशासन में अगर हम लोग बात करें तो आपने दो जगह पे कुछ सिमिलर वर्ड्स पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा है इल्तुतमिश के द्वारा एक बहुत बड़ी सभ्यता कह सकते हैं लॉ प्रशासन शुरू किया गया था, जिसमें जमीनी स्तर पर एग्रीकल्चर के लिए और पूरे प्रशासन को संभालने के लिए कहा गया। कौन सा था? एकता प्रणाली, एकतादारी सिस्टम। अकबर का मनसबदारी सिस्टम हम लोग देखें, है ना, तो अकबर ने मनसबदारी शुरू किया था। वैसे ही यहाँ पे आपको दिखाई देगा अमर नायक प्रणाली, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाई देगी? अमर नायक प्रणाली। सेम है, जो एकता प्रणाली थी, जो मनसबदारी प्रणाली थी, वैसे ही क्या है? अमर नायक प्रणाली। अमर नायक प्रणाली के अंतर्गत होता क्या था? ठीक, इस प्रणाली के अंदर बेसिकली क्या होता था, ये यहीं पे एक नायक को नियुक्त किया जाता था, ठीक है। जो भी मंडल होते थे उस समय के, बड़े बड़े सूबे होते थे, क्षेत्र होते थे, उनमें एक अमर नायक को या नायक को वहां पे नियुक्त कर दिया जाता था। वो नायक क्या करता था? वहां के पूरी सेना के खर्चों को वहन करता था, पूरा सेना का खर्चा उठाया करता था, वहां के लोगों की जरूरतों को पूरा करने की बात हो वो करता था, टैक्स कलेक्ट करने की बात हो वो भी वही करता था। कौन कर रहा है? ये सब नायक करा करता था वहां पे, ठीक है। उसको नियुक्त कर दिया जाता था, वो ये कार्य किया करता था। लेकिन वो ये सब करता कैसे था? वहां से टैक्स प्राप्त करके। वहां की सेना को पैसा देना होता था तो अभी कौन देता था? नायक ही देता था। राजा क्या करता था? अमर नायक को कंट्रोल करता था। नायक जितना भी टैक्स के फॉर्म में पैसा कलेक्ट करके लाता था उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखता था और कुछ हिस्सा उठा के राजा को दे दिया करता था। ऐसे ही तो थी एकता प्रणाली और ऐसे ही थी मनसबदारी प्रणाली। वहां पे भी हमने ये देखा था, बस यहाँ पे नाम बदल गया। यहाँ पे अमर नायक प्रणाली यहाँ पे हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए राजतंत्र का ही पालन हो रहा है, ठीक है। राजतंत्र ही यहाँ पे भी दिखाई देगा, जैसा और लोगों में हम देखते चले आए। राजा ही सर्वोत्तम था और सबसे ज्यादा अधिकार भी जनता के ऊपर उसका ही होता था। सेना में सर्वोच्च अगर कोई पोजीशन होती थी वो भी राजा ही सबसे ज्यादा अपने पास रखा करता था। तो सेना का सर्वोच्च देना बेसिकली वही होता था, ठीक है। जितने भी प्रशासन होते थे, मंत्री परिषद बनी थी उसके लिए प्रॉपर तरीके की मंत्री परिषद करती थी, ठीक है। अमर नायक सबसे इंपॉर्टेंट के तौर पर कहा जा सकता है, या अमर नायक करता था जो भी कार्य किया करता था, ठीक है। वो सब बातें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद में बेसिकली जो भी किसी भी तरीके के टैक्स कर जो भी चीजें आती थी, जो भी गिफ्ट्स आते थे, जो भी एड्स आते थे, वो सब सीधा सीधा राजा के तौर पर राजा के पास में पहुंचा करते थे। वो भी उसके एक आय का स्रोत था, ठीक है। आय की अगर इनकम की बात करें तो बेसिक वो राजस्व ही होगा, है ना। लैंड के बेसिस पे ही, एग्रीकल्चर के बेसिस पे सबसे ज्यादा कर कलेक्ट होता था, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ठीक है। और कुल उपज के छठे हिस्से की दर होती थी। कितना टैक्स लगता था? 1/6। कितना लगता था? 1/6। एग्रीकल्चर या लैंड के ऊपर लगने वाले टैक्स कितना होता था? यहाँ पे 1/6 होता था। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। भू राजस्व की आय का प्रमुख जो बेसिकली है, वहां पे लैंड ही टैक्स के तौर पर जाना जाता था। अगर तब के टैक्स सिस्टम की बात करें और अब के टैक्स सिस्टम की बात करें, इनको कंपेयर करने की बात अगर आए तो कंपैरिजन करोगे तो किस तरीके से करोगे? क्या तरीका होगा कंपैरिजन करने का? क्या टैक्स प्रणाली आज भी सबसे ज्यादा भू राजस्व पे ही डिपेंड है या कुछ बदल गया? हाँ, क्या बदला? सबसे ज्यादा टैक्स अगर हमें आता है तो कहां से आता होगा? क्या आज के समय में भी लैंड सिस्टम से, एग्रीकल्चर से ही आता है, या आज के समय में कुछ बदल गया? और अगर बदला है तो क्या बदला है? कहां से आता है? गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी से। अच्छा, ठीक है। हाँ विश्व, मैंने ये बोला अगर आज के समय में मैं बोलूं टैक्स सबसे ज्यादा अगर हमारी सरकार को प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है टैक्स? पहले तो भू राजस्व होता था, भूमि से सबसे ज्यादा कर प्राप्त होता था,
आज के समय में ये तो बदल गया सब, लेकिन आज के समय अगर बदला है तो भूमि से तो इतना कर नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से मिल रहा है? व्यक्तिगत इनकम से बहुत मिला, इनकम के ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस कहना चाहिए, और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस कह रहे हैं, फर्क है, एकदम अपोजिट है। हाँ, मुझे तो आइडिया है कि डायरेक्ट टैक्स की मात्रा ज्यादा है इनडायरेक्ट अकॉर्डिंग, और परसेंटेज ज्यादा है जो परसेंट चले वो डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये तो आपने बड़े बड़े दो शब्द बोल दिए, मैं तो इससे भी माइन्यूट बात कर रहा था, मैं तो इससे भी छोटे पे जाना चाह रहा था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी बहुत सारा विवरण है ना, टैक्सेस में भी टैक्सेस आते हैं बहुत सारे, तो उन टैक्सेस में भी कहाँ से आता है? अभी जो आपने बात बोली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से, तो ऐसा इन्होंने बोला, भरत ने जो बताया कि आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा आने का कारण ये है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप जब दुकान के ऊपर साबुन खरीदने भी जाते हो ना, तो उसके भी आपको इनडायरेक्ट टैक्स ही देना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स बहुत लिमिटेड है, इनकम पे हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, है ना, या वेल्थ हो गया, तो बेसिकली यहाँ से लिमिट हो जाती है, और हर कोई इस टैक्स को देता भी नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स को चाहे जिसपे डायरेक्ट लग रहा है वो भी दे रहा है, ठीक है, सब दे रहा है, पूरा भारत दे रहा है वो टैक्स को। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्शन ज्यादा होता है, बेसिकली जो अमाउंट होती है वो बहुत ज्यादा वहां से प्राप्त होती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस से सबसे ज्यादा कर आ रहा है तो वो कौन सा क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा कर प्राप्त होता है? कोई ऐसा क्षेत्र होगा, जैसे हम लोग बात करें कि भाई हो सकता है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, इससे सबसे ज्यादा कर दे रहा हूँ, हम लोग हाईवेज रोड यूज कर रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा कर दे रहा हूँ, हम लोग कौन सी ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा कर देते हैं? क्या लगता है आप लोग को? निर्मला सीतारमण हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, समय समय पे आके इसकी बहुत सारी व्याख्याएं करती रहती हैं, है ना, और बताती भी रहती हैं हम क्यों ले रहे हैं। अभी नितिन गडकरी जी ने भी कुछ बताया था इसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हम इतना कर लेते हैं, क्यों लेते हैं, वही कारण। ये तो न्यूज वाली चीजें आती रहती हैं। डीजल पेट्रोल का हमें आता है, वो तो उसी से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है, बट वो टैक्सेशन में थोड़ा सा अलग चला जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग चला जाएगा डीजल पेट्रोल से। नहीं, उसके ऊपर तो सरकार आपका कर बहुत माफ कर रही है, माफ कर देती है कई सारा, जितना विदेश से खरीदती है उसका कई सारा कर माफ भी कर देती है। सोचो जरा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अगर इनडायरेक्ट, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पहले तो सबसे ज्यादा कर आता था वो भू राजस्व से आता था, है ना, भूमि के ऊपर लगने वाला कर हम सबसे ज्यादा प्राप्त करते थे। आज के समय में कौन सा ऐसा कर है जो सबसे ज्यादा प्राप्त किया जाता है सरकार के द्वारा? कौन सा कर है? बस सिंपल क्वेश्चन ये है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के भी अंदर जाना पड़ेगा थोड़ा सा। कौन सी ऐसी फील्ड है जिससे सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग प्राप्त कर रहे हैं? क्या वो एजुकेशन है कि क्षेत्र शिक्षा का सबसे ज्यादा कर ले जा रहा है ना? क्या वो कोई और सेक्टर है जहां से सबसे ज्यादा कर हमें प्राप्त हो रहा है? तो सर्विस सेक्टर हो सकता है, ठीक है, सेक्टर वाइज बांटेंगे तो सर्विस सेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो सर्विस, परिवहन है, शराब से बहुत ज्यादा, अल्कोहल वगैरह से। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले स्टेट में जब टैक्स लगाते थे जीएसटी से पहले चंडीगढ़ बोलते थे, हाँ ठीक है, तो वो स्टेट का कलेक्शन चंडीगढ़ से होता था, खत्म हो चुका है। तो फिर उसकी जगह किसने ली? उसकी जगह किसने ले ली होगी? जब चंडीगढ़ लगता था उसकी जगह किसने ले ली होगी? टोल टैक्स में सरकार को बहुत कम जाता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बहुत आता है, ठीक है। क्योंकि टोल टैक्स का मैंने आपको तो बताया भी था कि टोल क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज सरकार के साथ गठबंधन करती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पैसा अपने पास रखती है। हाँ, स्टाम्प ड्यूटीज पे बहुत ज्यादा टैक्स आता है। स्टाम्प वाइन सिनेमा एंटरटेनमेंट कह लो पूरा, है ना, एंटरटेनमेंट में कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है, तो एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, ठीक है। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन सोचना, ठीक है, और इसको सर्च करना, ठीक। मुझे आंसर बहुत अच्छे से पता और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, बट इसको सोचना और इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज के समय में लगातार टैक्स स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं और उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है। तो वो टैक्स स्ट्रक्चर कैसे बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, किस स्लॉट में जा रहा है और क्या ये बदल रहा है लगातार? मैं पूछ रहा हूँ अभी आपसे, हो सकता है कल को बदल जाए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर आज, तो हो सकता है कल बदल जाए, किसी और से ज्यादा आ गया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा कर किससे आता है? इनकम टैक्स। वो तो डायरेक्ट होता है,
डायरेक्ट में इनकम टैक्स, हाँ वो ठीक है, डायरेक्ट में इनकम टैक्स सबसे ज्यादा है, डायरेक्ट में बिल्कुल बात सही है, डायरेक्ट में इनकम टैक्स सबसे ज्यादा। बट ये क्वेश्चन ढूंढिएगा जरूर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग इस बात को जाके सर्च जरूर करना कि सबसे ज्यादा कर टैक्स सरकार प्राप्त कहां से करती है। और जब सर्च करके आओगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा मिलेगा वहां से। जैसे ही वो नाम दिखेगा ना, उससे बहुत कुछ कनेक्ट कर ले जाओगे, है ना, क्योंकि वो टैक्स ऐसा टैक्स है जो करंट गवर्नमेंट के बारे में आपको उसकी आइडियोलॉजी बता देगी कि वो किस बेसिस पे काम करना चाहती है, आगे क्या करना चाहती है, कैसी चीजों को आगे मार्केट में लाना चाहती है, वो चीज बता देगा। ठीक है, सोचना ध्यान से जाके, बहुत कुछ बचा है अभी जो तुम लोग ने सोच लिया उससे बहुत बियॉन्ड है इकोनॉमी। ठीक है, वो सोच को जाके बस ये आ गया था, तो मैंने सोचा आप लोग को इसके बारे में बता दूं बस। ठीक है, तो इसको जाके सोचना जरूर, देखना जरूर कि किससे हम लोग सबसे अत्यधिक कर प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए इस समय की सोसाइटी की बात करें, समाज की बात करें, तो समाज या सोसाइटी कैसे, हाँ पूंजीवादी, क्या जो लोग पूंजीवादी होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, जैसे अंबानी अडानी, कहना चाह रहा हूँ इनसे सबसे ज्यादा कर मिलता है हमें, इनको तो सबसे ज्यादा मुनाफा दे रही सरकार, सबसे ज्यादा टैक्स की माफी तो इन्हीं लोगों को मिल रही है। हाँ, इनका तो टैक्स बचाया जाता है। मैं तभी तो कह रहा हूँ सर्च करना, जब नाम मिलेगा तो बड़ा मजा आएगा देख के, है ना, तो फिर देखना फिर सबसे ज्यादा कर कहां से मिलता है। ठीक, तो इसमें ऐसा नहीं है आज लास्ट क्लास थोड़ी है मेरा, मैं कल फिर बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर आएंगे फिर इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको चर्चा चलती रहेगी। देखिए समाज देख लीजिए, इस समय का समाज की बात करें तो लोग यहाँ पे बताया जा रहा है, देखो बड़ा गंभीर शब्द लिखा है, विलासितापूर्ण जीवन यहाँ पे व्यतीत किया करते थे। और इस शब्द की गरिमा समझते हैं क्या होती है, कैसे लोग लापरवाह, आलसी, है ना, इस तरीके के लोग। और ये यहाँ के लोगों की कहीं ना कहीं खामियां दिखा रहा होगा, है ना, बट ऐसे लोगों की खामियां दिखाने के पीछे शासक जिम्मेदार थे, क्योंकि शासक इतना आराम दिए हुए थे अपनी जनता को, बोले आराम से रहो, दिक्कत क्या है, किसी को लड़ना नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से खूब। ऐसा बोला जाता था कि ये ऐसा समाज था जहां पे प्रीशियस स्टोन से लेकर, है ना, और बहुत ही सस्ती सस्ती वस्तुएं सब अवेलेबल थी। ऐसा कोई मार्केट कहीं ना कहीं आप चले जाओ, ऐसी मार्केट मिल जाए जहां बहुत महंगी भी वस्तुएं मिल जाएं और बहुत सस्ती भी मिल जाए, तो वो तो सबके लिए मार्केट होता है ना, ऐसा जैसे अपने यहाँ मंगल बाजार। ठीक है, पता है ना, तो मंगल बाजार की तरफ जाओ तो सारी सस्ती सस्ती वस्तुएं भी मिल जाती है, और बस देखोगे तो महंगी महंगी वस्तुएं भी मिल जाती है। हर जगह ऐसा बाजार कुछ ना कुछ होता है, तो ऐसा ही कुछ ना कुछ यहाँ पर एक चीज दिखाई देती थी कि सबसे महंगी चीज से लेकर सबसे सस्ती चीज सब कुछ विजयनगर में, एम्पायर में वहां पे अवेलेबल थी। तो लोगों के लिए ज्यादा काम करना, मेहनत करना, ये सब कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दिया। इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है लोग थोड़े आलसी हो गए थे उस समय काम करने। ठीक है, यहाँ के व्यवसाय की अगर बात करें तो बेसिकली रेशम और सूती के कपड़े यहाँ पे पोशाक के तौर पर भी यूज किए जाते थे, और लोग यहाँ पे ऐसे लोगों का मतलब ऐसी चीजों का कारोबार भी किया करते थे। उसके अलावा क्या क्या, जैसे इत्र हो गए, फूल हो गए, आभूषण। इत्र और फूल एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि फूल से इत्र बन रहा है ना, तो ज्यादा बागवानी होगी ज्यादा इत्र बनेगा, है ना, तो इस वजह से वहां के लोग फूलों पे, बागवानी पे भी बहुत फोकस करते थे। अगर यहाँ फूल लिखा है तो बागवानी को समझ जाइएगा, वहां पे क्वेश्चन बागवानी आ जाए, फूल ना है तो समझ जाइएगा वहां बागवानी होती थी अच्छे से। ठीक है, आभूषण का भी अच्छे से उपयोग करते थे। ठीक है, अमीरों के बड़े सुंदर सुंदर घर भी दिखाई देते हैं, और उसमें दिखाई देता है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे नौकर रहा करते थे, बड़ी बड़ी संख्या में नौकर रहा करते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके का वेश्यावृत्ति, उसको एक संस्थागत रूप दे दिया गया था। ठीक है, एक संस्थागत रूप देने का मतलब वहां पे वेश्यावृत्ति को आम कर दिया गया था, वो नॉर्मल सी चीज है, चला करती है। किसी समाज में ऐसा होते हुए आप नहीं देखेंगे, पूरे के पूरे किसी एम्पायर में नहीं देखा हमने कि वेश्यावृत्ति को आम कर दिया, लेकिन इस एम्पायर के अंदर उसको आम कर दिया गया था, नॉर्मलाइज कर दिया गया था कि ऐसा होता है, ये चलन में है, और यहाँ के लोग इसको चलन में माना करते थे। ठीक है, इसके पीछे के भी कारण और सारे देखोगे आप, जैसे यहाँ पे एक नृत्य प्रणाली भी जानी जाती थी जिसको हम देवदासी बोलते थे, जिसका ये आप डायग्राम देख सकते हो, देवदासी प्रणाली हुआ करती थी यहाँ पे, और इतनी लोकप्रिय थी ये कि बचपन से जो महिलाएं जो भी घर में रहा करती थी वो जा जाके इस नृत्य प्रणाली को सीखा करती थी। ठीक है, उनके जीवन का उद्देश्य यही होता था कि वो देवदासी की जो नृत्य प्रणाली है इसको जाके सीखे। और देवदासी नृत्य प्रणाली में होता क्या था, एक बढ़िया सा क्या होता था कि जिस तरीके से आप लोग देखते नहीं हो कि रहने की जगहें जो बेसिकली होती हैं, एक कह सकते हो एक निवास स्थल होता था, उस निवास स्थल में सिर्फ महिलाओं की ही एंट्री होती थी, और वहां पे महिलाएं इसकी ट्रेनिंग लिया करती थी।
ट्रेनिंग लेने के बाद जब भी किसी भी बड़े फेस्टिवल या कार्यक्रम होते थे, उन फेस्टिवल कार्यक्रम में महिलाएं यहाँ पे ये नृत्य जाके किया करती थी, ठीक है। और इस नृत्य को देवदासी नृत्य, बहुत पॉपुलर नृत्य वहां का बताया जाता था, होता था। महिलाओं की यहाँ पर जो कह सकते हो आप सोशल स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर अगर हम बात करें तो महिलाओं का सामाजिक स्तर अच्छा था, ये भी कह सकते हैं, बुरा था, ये भी कह सकते हैं। अच्छा इसलिए था क्योंकि इंडिपेंडेंट थी महिलाएं, उनको देवदासी प्रथा के लिए फोर्स नहीं किया जा रहा है कि जाओ तुम करो जाके, तुम्हें यही करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ ना करोगे, ठीक है। वो अपनी मर्जी से भी ऐसा कर लेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ हमने वैश्यावृत्ति जैसी परंपरा भी देखी, वो परंपरा इतनी चलन में और आम कर दी गई थी कि वो कहीं ना कहीं लोगों को मजबूर करती हुई दिखाई देती है। तो महिलाओं की स्थिति बहुत खराब भी नहीं थी और बहुत अच्छी भी नहीं थी, हम कहें बैलेंस है तो हाँ कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी आपको एक और चीज दिखेगी, सती प्रथा, ठीक है। और सती प्रथा यहाँ पे बहुत आम चीज थी, नॉर्मल चीज थी, सती प्रथा हुआ करती थी, बहुत कॉमन। मैंने आपको एक नाम बताया था जब हम लोग बात कर रहे थे, निकोलो डी कोंटी की बात कर रहे थे। निकोलो डी कोंटी देवराय प्रथम के समय में जब एक यात्री के तौर पर आए, इटली के यात्री थे, उन्होंने आके इसके बारे में लिखा। उन्होंने बोला कि यहाँ पे सती प्रथा बहुत प्रचलन में थी, यहाँ पे सती प्रथा के अलावा एक बहु विवाह होती थी, बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी, और एक होती थी गुलाम प्रथा, ठीक है, जिसको दास प्रथा के तौर पर जानते हैं। ये बात वो लिख के गए और उसका प्रमाण यहाँ पे देखा जा सकता है कि सती प्रथा को इस समय में मजबूत किया गया था। 4 जातियों का यहाँ पे भी वर्णन किया गया है विजयनगर एम्पायर के अंदर भी, वही जो आप पहले पढ़ के आए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 जातियों का भी यहाँ पे वर्णन दिखाई होता दिखता है, ठीक है। लेकिन दिखता जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा यहाँ पे फर्क जातियों के भेद के बेसिस पे नहीं होता था, जैसा उत्तर भारत के शासन में होता था। वैसा दक्षिण भारत में यहाँ पे जातियां जरूर थी, बट क्या होता था, उसमें बड़ा भेद नहीं करते थे कि ये ब्राह्मण है और ये क्षत्रिय है तो उसमें एक बड़ा भेद हो, ऐसा भेद होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो महिलाओं की स्थिति की अगर हम बात करें तो बैलेंस ही कह सकते हो, बहुत अच्छी बहुत बुरी नहीं कह सकते, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें धर्म की बात करें तो संगम वंश मैंने बताया शैव के अनुयायी थे, तो शैव धर्म, और बेसिकली जो उनके परिवार के देवता थे वो विरूपाक्ष थे, ठीक है। विरूपाक्ष को वो अपने परिवार का देवता मानते थे, अपने कुल का सबसे बड़ा देवता माना करते थे। शैव धर्म के अनुयायी आप इनको कह सकते हो। इनके अलावा जितने भी राजवंश थे वो सब वैष्णव संप्रदाय को माना करते थे। दक्षिण भारत में 2 ही संप्रदाय बड़े बड़े हम लोग देखते हैं, शैविज्म और वैष्णविज्म। तो शैविज्म वैष्णविज्म का ये जो कल्चर है ये पुराना है, संगम काल से देखते चले आए हम लोग, बहुत पुराना कल्चर है शैविज्म वैष्णविज्म। अभी आप जब भक्ति आंदोलन पढ़ोगे, भक्ति आंदोलन के अंदर भी हम लोग देखेंगे कि शैविज्म और वैष्णविज्म के भेद को खत्म करने का प्रयास भक्ति आंदोलन कर रहा है, जिससे सारे हिंदू कम्युनिटी एक संप्रदाय के पार्ट बन जाए, ये भेद खत्म हो जाए। तो दक्षिण भारत में एक बड़ा भेद ये था, इस भेद को यहाँ पे समाप्त करने की कोशिश की गई, लेकिन राजवंश और जितने भी थे वो सब वैष्णव धर्म को ही सबसे ज्यादा माना करते थे, ठीक है। तो इसके बाद में दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु भी दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं था कि असहिष्णु तौर पर किसी भी तरीके का कोई यहाँ पे कुछ कृत्य दिखा हो या कोई भी ऐसा कार्य दिखा हो, सब सहिष्णुता दिखी है, सेकुलरिज्म थी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि मुस्लिम तीरंदाजों को देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में भर्ती किया, ठीक है। और ऐसे बड़ी बड़ी पोस्ट, सेनापति, कमांडर्स की पोस्ट पे वहां विजयनगर एम्पायर के अंदर कई सारे मुस्लिम्स रहते थे। इवन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एक शासक जो श्रीरंगा थर्ड की बात हमने की थी, श्रीरंगा थर्ड ने ईसाई लोगों को बुला के उनको परमिशन दी थी कि जाइए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए। तो ये बात भी एक दिखाई देती है तौर पर कि उन्होंने क्या करा, किसी भी धर्म के प्रति असहिष्णुता नहीं दिखाई है। तो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाई देता है। तो और यहाँ पे बारबोसा जो थे उन्होंने इसके बारे में लिखा भी है, ये धार्मिक स्वतंत्रता सबको मिली थी, जिसको जो फॉलो करना था वो फॉलो करता था, किसी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई तनाव नहीं था, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, मुस्लिमों को प्रशासन में नियुक्तियां भी दी जाती थी, उनको मस्जिद बनाने के लिए या पूजा करने की भी अनुमति दी जाती थी, किसी तरीके का कोई रोक टोक यहाँ पे दिखाई नहीं देती, ठीक है। चलिए ये तो इसके बारे में हो गया। साहित्य तो फिर इसके बारे में है ही कई सारे साहित्य, तो हम लोग वहां भी देखेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से साहित्य में, बट इस समय में थोड़ा थोड़ा रफ देख लीजिए। जैसे 3 भाषाएं बहुत ही अच्छे से देखी है हमने यहाँ पे, संस्कृत,
कन्नड़ और तेलुगु, ये 3 भाषाएं इस समय में दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित भाषाएं थी और इन्हीं भाषाओं में सारा का सारा कार्य भी हुआ करता था। ठीक है, तो ये इसके अंदर जैसे हमने गंगा देवी की मधुर विजय देखी थी, है ना, वो भी उसका फोटो भी देखा था। उसके ऊपर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पे महिलाओं का ही फोटो क्यों बना हुआ है ना, वहां के राजा के बारे में विजय की बात हो रही है और ऊपर महिलाओं का फोटो बना हुआ है। तो वो क्या दिखाता है, वहां की महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक ऐसा बड़ा फ्रेम में उनके फोटोज को लगाया गया होगा। ठीक है, कृष्णदेव राय को भी हम लोग पढ़ के आए हैं। कृष्णदेव राय ने भी इस समय उषा परिणय, ठीक है, जम्बावती कल्याणम और मानसा चरित्र जैसी किताबों को यहाँ पे लिखा है। ये कृष्णदेव राय की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये पूछ ली जाती है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो कृष्णदेव राय ने किन किन चीजों को लिखा था ये आपसे पूछ लिया जाएगा। कृष्णदेव राय के बारे में इनको याद रखिएगा। ठीक है, गुरु विद्यारण्य याद है आप, गुरु विद्यारण्य याद है आपको, कौन है ये? हरिहर और बुक्का के गुरु हैं। ठीक है, जिन्होंने, जिनकी वजह से विजयनगर एम्पायर शुरू हुआ है, बेसिकली हम कह सकते हैं। ठीक है, तो राजा कला निर्णय करके इनकी भी एक किताब है, उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बेसिकली जो भी आपकी रचनाएं हैं या जो भी चीजें हैं ये संस्कृत में लिखी गई हैं। ठीक है, ये कितनी है, ये सब संस्कृत की हैं। तो आगे आप ब्रैकेट में चाहो तो संस्कृत भी लिख लेना, ये संस्कृत में। कन्नड़ की साहित्य रचनाएं नीचे लिखी हुई हैं, कन्नड़ की साहित्य रचनाएं नीचे लिखी हुई हैं, इनको भी यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। उसके बाद तेलुगु है, 3 भाषाएं, तीनों में साहित्य लिखे हुए हैं और ये साहित्य याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। बस अगर कहीं क्वेश्चन घुमाएगा तो ये प्रशासन और साहित्य में ही घुमा सकता है, वरना तो वो विजयनगर एम्पायर में जितना ऊपर हम पढ़ लिए उतना सफिशिएंट है। हो गया? एक समय भी बीच में आया था 2 से 4 साल पहले तकरीबन, हाँ यही कहेंगे, और लगभग 5 साल तक वो समय रहा जिस समय में विजयनगर और बहमनी एम्पायर, ये पीसीएस के बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते थे, बहुत फेवरेट होते थे, है ना। और उसने इसके ऊपर बहुत तेज़ी से मूव किया था क्योंकि वो पहले अपने फेवरेट क्वेश्चन बनाए हुए थे मुगल एम्पायर को। उससे पहले भी अगर देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में जाओगे तो मुगल एम्पायर आपको दिखेगा, उसके प्रशासन निशासन बहुत पूछा करते थे।
है ना, तो वो सब पूछते थे। उसके बाद उसने बना लिया अपना विजयनगर बहमनी को, उसके बाद सब रट के बैठ गया विजयनगर बहमनी, इतना रट लिया इतना रट लिया, उन्होंने कहा चलो फिर चेंज करते हैं, ठीक है। और आज के समय में उसका फेवरेट बना हुआ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन ऐसे अंदर अंदर के निकाल के ला रहा है वो आजकल कि हवा भी नहीं लगती कहाँ से क्वेश्चन आ गया, है ना। तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना लेता है। तुगलक वंश के भी अंदर के कुछ और ऐसे राजवंश जो इधर उधर थे उनके बारे में कुछ पूछ लेगा, छोटे मोटे राजवंशों के बारे में, है ना, ऐसी चीजें। अभी इंडिपेंडेंट आप देखोगे गोलकोंडा, बीदर, गुलबर्गा, ये सब बहमनी के बाद के थोड़े थोड़े सल्तनत है, इनके बारे में रीजनल शक्तियां पूछ ले रहा है। अब बड़े एम्पायर नहीं पूछता, छोटे छोटे एम्पायर रीजनल शक्तियां पूछ लेता है मध्यकालीन के अंदर। लेकिन फिर भी अभी जो इंपॉर्टेंट चल रहा है 1-2 सालों से जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ उसका, वो चला गया थोड़ा दिल्ली सल्तनत की तरफ। वो पूछ ले रहा है गुलाम वंश के बारे में कुछ ना कुछ, तुगलक वंश के बारे में कुछ ना कुछ पूछ ले रहा है, वहां की क्रोनोलॉजी, प्रशासनिक इकाइयां, ऐसी कुछ चीजें पूछ ले रहा है। बचा कुछ क्वेश्चन जो बहमनी के बाद के इंडिपेंडेंट स्वतंत्र क्षेत्र होते चले गए उनके बारे में कुछ पूछ लेता है। ये उसका ट्रेंड बन चुका है, ठीक है। अब जो जाएगा वो आने वाला समय भी सुन लो, फिर से जाएगा, मूव करेगा, उसे पता है कि ये भी बच्चे सब रट के बैठ जाएंगे, दिल्ली सल्तनत बिल्कुल घोट के आ जाएंगे। 1-2 साल गुजरेंगे, गुजरने के बाद चला जाएगा भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, और इतने क्वेश्चन उसके पूछेगा, फिर उसके बाद में बच्चे वो ही पढ़ेंगे, ठीक है। वो ओवरऑल तुम लोग की तैयारी करा रहा है, ठीक है, कि मध्यकालीन पूरा पढ़ लो अच्छे से। जो बच्चे मध्यकालीन छोड़ के चले जाया करते थे उन बच्चों से वो तैयारी करा रहा है। हम सब बहुत बोलते थे ना कि सबसे आधुनिक आता है, आधुनिक आता है, आधुनिक आता है, उसने खत्म ही कर दिया, बोले आधुनिक आता ही नहीं है ना। 2-4 क्वेश्चन मुश्किल दिख जाएंगे, बच्चे बचाए सब मध्यकालीन एंशिएंट से पूछ ले रहा है वो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, उसके लिए आपको उसका नेचर समझना पड़ेगा। नेचर समझो कि वो अब किधर जा सकता है, कौन सा ऐसा लूपहोल बचा जहां पे वो मूव करेगा। तो जो मुझे क्रोनोलॉजी अभी तक समझ आई इतने टाइम में, वो मुझे यही समझ आ रही है कि ये मध्यकालीन और प्राचीन पे ज्यादा मूव करना है, आधुनिक को छोड़ रखा है इन्होंने अभी कुछ समय के लिए। अब क्या करेंगे, जब ये मध्यकालीन पूरा खत्म कर लेंगे, अब जैसे सूफी और भक्ति पे भी जाएंगे अब आने वाले समय में, हो सकता है 25 का जो पीसीएस हो उसमें आपको सूफी और भक्ति पे क्वेश्चन दिख जाए, है ना, तो उस पे भी जाएंगे। और जब वो भी खत्म हो जाएगा तब ये लोग फिर वापस से मूव करेंगे, फिर से मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि तब तक बच्चे मॉडर्न पढ़ना कम कर देंगे, भूल चुके होंगे धीरे धीरे, बोले अब चलते हैं मॉडर्न की तरफ, ठीक है। फिर आएंगे मॉडर्न के ऊपर, फिर तुमसे वो पढ़वाएगा वो, है ना। तभी मैं कहता हूँ वो इतना घुमा रहा है, इतना घुमा रहा है, इसके लिए हर तरीके से तैयार रहो, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी पढ़ लो, उतना जल्दी इसकी तैयारी कर लो। वरना सिंधु घाटी सभ्यता की बातें की थी हमने परसों, है ना, किसी ने पढ़ा लिया अगर सच में, तो फिर बाद में पूरा इतिहास बदल जाएगा। लो सिंधु घाटी सभ्यता थी नहीं है, कुछ और चल रहा है यहाँ पे, तो है ना, तो फिर कुछ और ही सभ्यता पढ़नी पड़ेगी वहां पे। तो इसीलिए जितना जल्दी पढ़ लो, सिलेबस को खत्म कर लो, उतना ज्यादा अच्छा है। आगे के लिए कुछ बदले उससे पहले तुम लोग बदल के कहीं ना कहीं अधिकारी बन जाओ, है ना, तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तेलुगु में साहित्य, फिर इसके बाद में कृष्णदेव राय ने ही लिखा अमुक्त मलयालम या अमुक्त मलयालम करके भी जाना जाता है, ठीक है। लासानी पेडन्ना जो है ये इन्हीं के समय के अष्टदिग्गज हैं। जो हम लोग आठ दिग्गजों की बात कर रहे थे ना, 8 कवि, तो पेडन्ना भी कृष्णदेव राय के ही समय के अष्टदिग्गज के एक दिग्गज हैं, जैसे तेनाली रामा थे, तो पेडन्ना भी उसी में से है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनका भी नाम, ठीक। कृष्णदेव राय जो नाम है आंध्र भोज के नाम से हम लोग जानते हैं, जैसा मैंने बताया था, ठीक है। तो आंध्र भोज के नाम से भी इनको याद रखिएगा। आंध्र भोज पॉपुलर है, यवनाचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं, यवनाचार्य, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक टाइटल इनका ये भी है। और दक्षिण पथ के स्वामी के तौर पे भी जाने जाते हैं, ये दक्षिण पथ का स्वामी भी इन्हें बोला जाता है, ठीक।
और कन्नड़ राज्य राम रतन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक, कन्नड़ राज्य राम रतन, कन्नड़ मतलब पूरे साउथ की बात को कन्नड़ भाषा में ले लिया गया। ठीक है, और उस राज्य के सबसे बड़े रत्न के तौर पर इनको भी जाना जाता। तो ऐसे ऐसे टाइटल्स कई सारे इनको दिए गए, जो टाइटल्स आपके कभी कभी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा ग्लोरीफाई ही इनको किया गया कृष्णदेव राय को, तो इसलिए इनको इतने बड़े बड़े टाइटल्स यहाँ पे दिए गए, इस वजह से जाने जाते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर तो वही है, सिंपल है, आगे तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा कि इस समय में जो भी वास्तुकला डेवलप हुई वो सारी की सारी एक शैली थी, द्रविड़ शैली। ठीक है, इस द्रविड़ शैली की बात हम लोग करेंगे बाद में, जब हमारी शैलियां जब हम डिस्कस करेंगे, कहाँ के मंदिर कौन से नागर शैली के, कौन से बेसर शैली के, कौन से द्रविड़ शैली के होते थे, तो इन सारी शैलियों की बात करेंगे। फिलहाल साउथ का आर्किटेक्चर जो भी होता था वो द्रविड़ शैली में ही होता था, और उसके कुछ एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। जैसे विजयनगर शैली ही इसको बाद में बोला जाने लगा, ग्रेनाइट के कठोर पत्थर या इस तरीके की चीजें यहाँ पे लगाई जाती थी। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि ये होता था द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल। ठीक है, द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल के अंदर जो भी आर्किटेक्चर बना होता था वो कुछ इसी तरीके से जाता था और बना होता था। एक तो हम आर्किटेक्चर को देखते हैं कि वो आर्किटेक्चर गुंबदाकार होता है। ठीक है, और एक हम देखते हैं मीनार के टाइप का होता है। मीनार या गुंबदाकार साउथ में नहीं दिखेगा आपको। साउथ में कैसा दिखेगा, वो आपको दिखेगा कुछ इस टाइप का, जो थोड़ा सा हेलोजन टाइप का होता है। ठीक है, कि वो क्या होगा, नीचे से तो चौड़ा होगा, ऊपर जाके पतला होता चला जाएगा, संकरा होता चला जाता है। तो ये स्ट्रक्चर एक दिखाई देता है, और इसके ऊपर में एक हल्का सा आपको जो है एक चोटी दिखाई देगी, जो इस तरीके के स्ट्रक्चर को दिखाती है। तो ये बेसिकली इस तरीके के आर्किटेक्चर होते थे। ये विरूपाक्षा टेम्पल है, हमने पीछे बात करी थी। और इन टेम्पल की सबसे बड़ी खासियत ये होती थी, जो ये पूरा का पूरा इलाका देते थे ना, इस इलाके के अंतर्गत बेसिकली बोला जाता था कि ये इलाका होता था, ये जो पथ होता था एक तरीके से लोगों के आने के लिए, एंटर करने के लिए एक पथ हुआ करता था। लोग यहाँ पे रह के अपनी पूजा प्रार्थना कर सकते थे। यहीं पे पास में यहाँ पे क्या बना दिया जाता था, एक गर्भगृह बना दिया जाता था। उस गर्भगृह के अंदर ही क्या रखा जाता था, हमेशा मूर्ति को स्थापित किया जाता था। गर्भगृह सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी टेम्पल का, वो इसके नीचे ही मिलेगा आपको हमेशा। ठीक है, तो वो गर्भगृह होता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं आर्किटेक्चर के यहाँ की, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और काफी खूबसूरत आर्किटेक्चर है यहाँ पे, बढ़िया। हजारा टेम्पल देखिए, ये हजारा टेम्पल है, यहाँ पे भी नीचे से बड़ा चौड़ा और ऊपर पतला होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये भी हजारा टेम्पल का, ये सब हम्पी के अंदर है। लोटस महल है, ठीक है, लोटस महल में भी आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर दिखाई देगा। तो नीचे से काफी ज्यादा ब्रॉड हो और ऊपर से धीरे धीरे संकरा होता है। ये तीन अलग अलग तरीके के मैंने आपको इसलिए दिखाए, कहीं आप सिर्फ यही इमेजिन ना करके बांध जाओ यही द्रविड़ स्टाइल है। द्रविड़ स्टाइल सिर्फ ये नहीं कि नीचे से मोटा और उधर से ऊपर से संकरा हो गया, इसका और भी ब्रॉड रूप हो सकता है। वो ब्रॉड रूप आप ये देख लो, ठीक है, नीचे से चौड़ा है, ऊपर से संकरा है। ठीक है, फिर उसके बाद में और भी ब्रॉड हो सकता है, देखो कितना ब्रॉड है नीचे से, और उसके बाद में ऊपर जाके थोड़ा और पतला हो। तो ये सब होता था, ये आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके के होते थे। और इन आर्किटेक्चर को बेसिकली उस समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके समय में हम लोग देखते हैं, देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय के समय में इन आर्किटेक्चर्स को, द्रविड़ स्टाइल को बेसिकली, या उस आर्किटेक्चर को सबसे ज्यादा संभाला गया और ये सारी चीजें दिखाई देती। तो ये आर्किटेक्चर्स की बात हम लोग करेंगे, डिटेल में करेंगे आगे चल के, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आ जाता है बहमनी एम्पायर हमारा, और बहमनी एम्पायर के बारे में चर्चा तो कल करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से आधा अधूरा छूट जाएगा। आज एक और क्वेश्चन लिख लो, कल तो मैंने दिया था आपको क्वेश्चन, आज एक और क्वेश्चन लिख लो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड, क्योंकि विजयनगर एम्पायर हो गया है समाप्त। इसमें लिखिए क्षेत्रीय संस्कृति को उजागर करने में, क्षेत्रीय संस्कृति को उजागर करने में विजयनगर साहित्य के महत्व, विजयनगर साहित्य के महत्व
धार्मिक सद्भाव को और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने में इसके प्रभाव की व्याख्या करें। इसके प्रभाव की व्याख्या करें। ठीक है, क्या करना है इसमें? हमें उसके साहित्य के बारे में थोड़ा सा वर्णन देना। साहित्य की बात करें, तेलुगु, कन्नड़, है ना, या संस्कृत भाषाओं का उल्लेख जिस तरीके से किया गया, या शासकों ने, कौन कौन से शासकों ने ज्यादा महत्व दिया है इन भाषाओं का संरक्षण करने में। तो इससे आपको पता चल जाएगा जब कोई भी शासक पैट्रोनेज उस भाषा को कर रहा है, उस भाषा के कवि को कर रहा है, तो वो तो साफ तौर पर दिखा रहा है कितनी तेजी से वो उजागर कर रहा होगा उस एम्पायर को, है ना। तो वो उजागर करने में, फिर धार्मिक सद्भाव की अगर हम बात करें कि धार्मिक सद्भाव के भी महत्व की चर्चा करिए, तो हमने अभी बहुत अच्छे से पढ़ा सोसाइटी में सेकुलरिज्म होता था। कोई भी एम्पायर के अंदर, एग्जाम्पल के तौर पर आप वो लिख दीजिएगा, मुस्लिम्स को भी यहाँ पे क्या दिया जाता था, ज्यादा से ज्यादा उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था। मैंने वो भी बताया आपको, एक क्रिश्चियन को भी वहां पे क्या करा गया था, वहां के मिशनरीज को वहां पे जाओ भाई अपने जो है धर्म के बारे में व्याख्यान करिए, ऐसी चीजें बताई जाती थी। तो ये सब चीजें इसके क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो मेंशन ही करिएगा इसके बारे में, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने का, शब्दावली कठिन जरूर लग सकती है, लेकिन आंसर जब लिखोगे तो बड़ा सिंपल और बहुत अच्छे से आप इसको लिख लोगे, ठीक है। इसके कुछ एमसीक्यूज अब जाके जरूर लगा लीजिएगा। जो बात मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग से, वो बात आज भी कह रहा हूँ, विजयनगर एम्पायर अगर समाप्त हुआ है तो वो क्लास में हुआ है, आप लोग के लिए नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोग के लिए वो तब समाप्त होगा जब आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके लगा लोगे। जब आप जाके क्वेश्चंस इसके लगाओगे तब जाके आपके लिए विजयनगर एम्पायर समाप्त होगा, अन्यथा आपके लिए समाप्त नहीं हुआ है। मेरा काम हो गया 1.5 घंटे का 2000 रुपए का, ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया, मेरा काम हुआ है किसी को से, आपका काम नहीं हुआ है। आपका काम तब होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जाके घर पे लगा लोगे और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, और फिर भी उसमें डाउट्स अगर आएंगे तो मुझसे आगे पूछोगे, तब वो डाउट जो होगा आपका चैप्टर खत्म होगा, अन्यथा नहीं हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटीज पढ़ते रहिए, उस पर फोकस करते रहिए, बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बाकी चर्चा करेंगे कल के क्लास में।